पागल पागल, मारो इसको मारो। यह कहकर कुछ बच्चे एक लड़की को दौड़ा रहे थे। लड़की रोते रोते कह रही थी, बाबा बाबा बचा लो बचा लो, यह लोग मुझे मार देंगे, बाबा बचा लो। पर ना तो उस लड़की का पीछा वे बच्चे छोड़ रहे थे और ना ही उस लड़की को कोई बचा ही रहा था। आखिर कौन थी वह लड़की और इसकी ऐसी दशा क्यों थी? एक लड़की जिसको कुछ बच्चे पागल कहकर चिढ़ा रहे थे और पत्थर भी मार रहे थे। तभी एक आदमी दौड़कर आता है, उन बच्चों को डांटकर भगाता है। फिर वह पगली भी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वह आदमी वही एक चाय की टपरी पर बैठ जाता है। आदमी चाय वाले से, अरे भाई एक चाय लेना। चाय वाला, साहब 5 की दो या 10 की? आदमी, 10 की ही दे दो। अच्छा, एक लड़की को कुछ बच्चे कब से परेशान कर रहे थे, तो तुम लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं की? चाय वाला, अरे साहब यह तो रोज का है, अब यहाँ अपनी दुकान संभालूं या यही सब करूं? यह पगली भी कहाँ किसी की सुनती है। इसकी दादी जो इसे घर से ना निकलने दे तो यह रो गा के पूरे कस्बे को सर पर उठा लाती है, और जब भी यह घर से निकलती है तो उसका यही हाल होता है। आदमी, कोई भी आदमी 24 घंटे सिर्फ घर पर तो नहीं रह सकता ना, चाहे उसका दिमाग कैसा भी हो। अगर तुम लोग अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकोगे तो इस बेचारी का ऐसा हाल तो नहीं होगा। मानता हूँ यह सामान्य नहीं है, पर हम सभी तो सामान्य हैं, फिर हम मानसिकता का परिचय तो दे ही सकते हैं ना। चाय वाला, साहब आप बाहर के हो, इसीलिए आप इन सब झमेलों में मत पड़िए। कौन सा एक मेरी सोच बदलने से सबकी सोच बदल जाएगी? सच तो यह है कि एक पागल का समाज में कोई जगह नहीं होता। जब यह ठीक थी, पूरा कस्बा इसकी तारीफ करते नहीं थकता था। कितनी होनहार, सबकी मदद करने के लिए आगे, बड़ी ही नेक दिल बच्ची थी। पर यह सब अब किसी को याद कहाँ। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिन बच्चों को यह मुफ्त पढ़ाती थी कभी, आज वह भी इसे पत्थर मारते हैं। क्या यह पहले ऐसी नहीं थी? नहीं साहब, यह तो हमारे कस्बे की ही स्कूल की चपरासी की बेटी थी। इसकी कहानी हर किसी के मुंह से आप थोड़ी अलग अलग सुनेंगे, पर असली कहानी सिर्फ इस पगली को ही पता है। हालांकि इस कस्बे का हर एक आदमी इसकी कहानी जानता है, पर उस रात आखिर क्या घटा था, यह तो यह बताने से पहले ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। खोती भी कैसे नहीं, जितनी उम्र नहीं उतना बड़ा दुख पड़ा इस पगली पर। आखिर मुझे भी तो बताओ इसकी कहानी जो तुम लोग जानते हो। साहब आपको इन सब से क्या लेना देना, इस कस्बे की बात यही रहने दो। परदेसी हो, बस चाय पियो चले जाओ। मैं परदेसी नहीं हूँ, इस कस्बे का जो स्कूल है उसी का मास्टर बनकर आया हूँ। क्या आप मास्टर जी हैं? फिर तो आप भी कोई नेता के रिश्तेदार ही होंगे। अंगद, अरे नहीं नहीं, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ जिसने बड़ी मुश्किल से कितनी परीक्षाएं देकर यह नौकरी हासिल की है। पर तुमने ऐसा क्यों कहा? भूति, ओह अच्छा मास्टर जी, माफ़ कर दीजिए, हमको यहाँ के स्कूल में बहुत दिनों से कोई मास्टर नहीं था, इसीलिए ऐसा पूछा। अब आपके आगमन से हमारा बच्चन को थोड़ा सद्बुद्धि मिलेगा। आपका नाम? अंगद, हम विभूति। हम अभी घर जाकर ये खुशखबरी पूरे कस्बे को सुनाकर आती हैं। सब नए मास्टर जी पाकर खुशी से नाचने लगेंगे। यहाँ स्कूल में मास्टर जी नहीं होने की वजह से सारे बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। अंगद, चलो विभूति, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसी बहाने पूरे कस्बे से मेरी जान पहचान हो जाएगी। फिर दोनों चले जाते हैं कस्बे में। विभूति सभी से अंगद को मिलाने लगता है। सारे बच्चे अंगद को घेर लेते हैं। अंगद भी सभी से हाथ मिलाने लगता है। वही दूर बैठी वह पागल लड़की यह नज़ारा देख रही होती है कि तभी अंगद की नज़रें उस लड़की पर जाती हैं। अंगद भीड़ को चीरता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम खुश नहीं हुए नए मास्टर जी के आने से? एक बच्चा पीछे से, अरे मास्टर जी यह क्या खुश होगी, यह तो पगली है पगली। पीछे सभी बच्चे भी हंसने लगते हैं। अंगद, चुप हो जाओ सभी, कोई किसने क्या कहा यह पागल है? आज के बाद किसी ने भी इसे पागल कहा तो मैं इस कस्बे से चला जाऊंगा। सारे बच्चे अब खामोश हो गए। अंगद उस लड़की से, तुम आओगी ना स्कूल पढ़ाई करने? हाँ हाँ मैं आऊँगी मास्टर जी, मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसे अनार आसे आम। तो कहो भाई, इसके दोगे कितने दाम?
यह कहकर वह लड़की ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगती है। अंगद भी उसकी बातों से हंस पड़ता है और फिर वह अपने क्वार्टर में चला जाता है। अंगद अपना हाथ मुंह धोकर खाना खाकर लेट जाता है, पर उसे बस उस लड़की का चेहरा याद आता है और वह सोचता है, कितनी मासूम सी है, पता नहीं ऐसी हालत कैसे हो गई उसकी। अरे मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं, कल विभूति से उसका नाम और उसकी कहानी दोनों ही जान लूँगा। फिर अगले दिन वो स्कूल खुलने से पहले ही विभूति की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे मास्टर जी बैठिए बैठिए, चाय के साथ बिस्कुट भी दे दूँ ना? हाँ दे दो। वैसे कितनी सुबह दुकान खोल लेते हो? 5 बजे। वह क्या है ना, रास्ते के किनारे पर दुकान है, आते जाते राहगीर रुककर यहाँ चाय पीते हैं। वैसे हमारी उन राहगीरों से ही असली आमदनी है, वरना इस छोटे से कस्बे में कितने ही लोग हैं और वह कितने ही चाय पीने आते हैं हमारी दुकान पर। वैसे विभूति आज मेरे यहाँ जल्दी आने की एक और वजह भी है। विभूति, देखिए मास्टर जी, आप इस कस्बे में यहाँ के बच्चों को पढ़ाने आए हैं तो सिर्फ उसी से मतलब रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि बेकार के लफड़ों में पढ़कर मैं नहीं चाहता जो इतने दिनों के बाद इस कस्बे के एक मास्टर आया है वह भी चला जाए। क्यों सुरैया की वजह से अपना और हमारा काम बिगाड़ना चाहते हैं? जब पूरा कस्बा इस बात के लिए कुछ न कर पाया तो हम और आप क्या ही कर लेंगे? अंगद, विभूति, मैं कुछ करने की बात तो सोच भी नहीं रहा, मैं भी अब इस कस्बे का हिस्सा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे भी यहाँ के सभी लोगों के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। यहाँ रहते रहते आज नहीं तो कल मुझे यह सब तो पता चलेगा ही, बस इसीलिए। विभूति, तो फिर उस समय का ही इंतजार कीजिए मास्टर जी, इस समय और ना किसी भी समय आप हमसे कुछ जानने की उम्मीद मत कीजिएगा। काहे को हमको अपनी ज़िंदगी में कोई बवाल नहीं चाहिए। अंगद अब सब समझ चुका था कि विभूति उसे कुछ भी नहीं बताएगा, पर अब उसका उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ जाती है और वह उसे जानकर ही रहेगा। इस सोच के साथ वहाँ से चला जाता है। चलो कम से कम उस लड़की का नाम तो पता चला। अंगद यही सोचते हुए स्कूल की ओर जा ही रहा था कि तभी उसने रास्ते में सुरैया को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया, तो वह उसी के पास चला गया। पहली बार जब अंगद उससे मिला था वह शायद भीड़ की वजह से ध्यान नहीं दे पाया, पर आज एकांत में अंगद सुरैया को देखकर हैरान ही हो गया, क्योंकि वह गर्भवती थी। अंगद यही सोचकर अचंभित था और उससे कहता है, अरे सुरैया, स्कूल नहीं जाना? सुरैया, स्कूल? पर मुझे वहाँ सभी मारेंगे। कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ ना। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे स्कूल का मास्टर जी, उसी दिन तो मिला था। मास्टर जी, चलो मेरे साथ, आप मुझे ऐसे अनार आसे आम पढ़ाएंगे? हाँ, पर मास्टर जी आप मुझे सजा देने उस टूटे कमरे में मत ले जाना। क्या? कौन सा है टूटा कमरा? सुरैया चुप होकर फिर पत्थरों से खेलने लगती है। अंगद उससे पूछता है, कौन सा टूटा कमरा? सुरैया, ऐसे अनार आसे आम तो कहो भैया, इसके दोगे कितने दाम? अंगद उसे स्कूल लेकर पहुंच जाता है। अंगद, देखो बच्चों, आज से सुरैया भी इसी कक्षा में बैठेगी, कोई भी उसे नहीं छेड़ेगा, ना ही उसका मजाक उड़ाएगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ मुझे दिख गया तो उसे सजा मिलेगी। सुरैया सजा का नाम सुनकर घबरा कर खड़ी हो जाती है और ना सजा नहीं कहते हुए कक्षा से निकलकर भाग जाती है। अंगद उसे कितनी आवाज़ें देता है पर वह नहीं आती। इतने में एक बच्चा आकर कहता है, मास्टर जी वह पगली नहीं आएगी, सजा के नाम पर वह ऐसे ही भाग जाती है। अंगद वापस कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगता है। स्कूल से जब वह घर वापस जा रहा होता है तो वह विभूति के दुकान पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है, पर वह विभूति से ना तो चाय मांगता है और ना ही उससे कोई बात करता है। विभूति थोड़ी देर उसे ताकने के बाद उसके पास आकर उसे एक कप चाय देकर कहता है, मास्टर जी क्या हुआ, हमसे गुस्सा हो क्या? अरे नहीं, वह तो मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे मास्टर जी? यही कि सुरैया क्यों सजा का नाम सुनकर कक्षा से भाग गई। अंगद हैरानी से, पर तुम्हें कैसे पता? अंगद, तुम्हें कैसे पता? मैं यही सोच रहा था। भोला ने बताया। भोला? विभूति, हाँ, हमरे भाई का बेटा जो आपकी कक्षा में था, पर हमको ही समझ नहीं आ रहा कि आप उस लड़की के बारे में इतना काहे सोच रहे हैं। अब तुम लोग मुझे इस कस्बे का हिस्सा समझो या ना समझो,
पर मैं अब अपने परिवार की तरह समझने लगा हूँ, और जब परिवार का कोई सदस्य दर्द में हो तो मन का अशांत होना स्वाभाविक है। देखिए मास्टर जी, आप जानना ही चाहते हैं तो हम आपको बताने को तैयार है, पर आपको हमसे एक ही वादा चाहिए। सुरैया की सारी कहानी जानने के बाद आप भी हमारी तरह चुप रहेंगे, और जो कभी आपने किसी को बताया या कोई सवाल उठे तो मेरा नाम तो उसमें बिल्कुल भी ना होगा। देखो विभूति, तुम्हारा नाम मरते दम तक मेरी जुबान पर नहीं आएगा, यह वादा है मेरा। पर सुरैया की पूरी कहानी जानने के बाद मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी, इस पर तुम अपना फैसला कैसे थोप सकते हो? वह तो जानने के बाद जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। बस मास्टर जी, इसी वजह से तो मैं और भी कहना नहीं चाहता, वरना हमारी जान के साथ साथ आपकी जान भी आफत में आ जाएगी। ऐसी कौन कौन सी बात है जो कि जान पर भी बन सकती है? अब और पहेली मत बुझाओ, मुझे पूरी कहानी बताओ। आप जिस स्कूल के मास्टर जी बनकर आए हैं, उसी स्कूल के चपरासी थे सुरैया के पिता। सुरैया की माँ तो बचपन में ही स्वर्ग सुधार गई थी। बस सुरैया की दादी, सुरैया और उसके पिता ही थे उनके परिवार में। बचपन से सुरैया बहुत होनहार थी। उसके पिता माखनलाल सुरैया को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने के सपने देखता था। क्योंकि सुरैया बिन माँ की बच्ची थी, माखनलाल उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था, और इसीलिए माखनलाल इस कस्बे के लोगों की बातों से अलग चलता था। हमने उसे कितना समझाया कि सुरैया बड़ी हो गई है, उसे बिहा दे, पर नहीं, उसे तो अपनी ही चलानी थी। उस वक्त सुरैया की उम्र कितनी है और यह घटना कब की है विभूति? यह घटना 1 साल पहले की है, और तब सुरैया की उम्र 15 रही होगी। अंगद हैरान होकर, 15? तो तुम्हारे हिसाब से यह उम्र शादी के लिए सही है? अरे वह एक बच्ची है, उसके पिता ने बिल्कुल सही किया था। कम से कम पूरे कस्बे में कोई तो था अक्लमंद। विभूति, क्या खाक अक्लमंद? असल में अक्लमंदी तो तब होती जब वह परिस्थिति को समझकर हमारी बात मानता, तो शायद आज वह भी जिंदा होता और सुरैया भी अपने ससुराल में खुशी खुशी जी रही होती। कौन सी परिस्थिति विभूति? इससे पहले विभूति अंगद को आगे कुछ बता पाता, उसी कस्बे का एक आदमी रामू दौड़ता और हाँफता हुआ विभूति के पास आता है और कहता है, विभूति भैया, अभी अभी खबर मिली है, वह लोग 2 रोज बाद आवत है। हाँ, समय तो हो गया है रामू। वैसे सुन, शंकर की बेटी तो चली गई है ना रामू, ओका तो कल ही भेज देगी, बात करे है। विभूति, फिर तो अभी और कोई भी बच्ची नहीं है इस गांव में, डरने की कोनो बात नहीं है। अंगद हैरानी से ये सारा माजरा देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी विभूति आकर उससे कहता है, मास्टर जी, इसी परिस्थिति की बात कर रहा था। चलो इन लोगों के आने से पहले ही आपको पूरी कहानी बता दूंगा, पर अभी आप जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। कौन सी परिस्थिति की बात कर रहा था विभूति? उसी दिन तो विभूति अंगद को पूरी कहानी बता नहीं पाता, और इधर थोड़ी कहानी जानकारी पूरी दास्तान जानने को बेकरार था अंगद। इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह फिर विभूति की दुकान पर पहुंच जाता है। विभूति, क्यों मास्टर जी, रात भर सोए नहीं क्या? ऐसा ही समझ लो मास्टर जी, यह कस्बा एक छोटा सा शहर की भीड़ भाड़ से दूर, यहाँ ना तो कोई कानून की व्यवस्था चलती है और न ही यहाँ के लोगों को कोई पूछता है, बस अपनी अपनी में मस्त। वैसे में कुछ बड़े लोग, नेता इस कस्बे को और उसके लोगों को अपनी जागीर समझते हैं। हम गरीब उनके खिलाफ ना तो आवाज़ उठा सकते हैं और ना ही कदम, तो इसीलिए हमने बीच का रास्ता अपना लिया। लगभग 1 साल पहले स्कूल में आपकी तरह ही एक मास्टर जी आया था, और वह किसी नेता का साला था। पहले पहल तो हमने सोचा कि चलो अब हमारे बच्चों को भी भविष्य अच्छा होगा, वे भी पढ़ लिख लेंगे तो एक अच्छा जीवन जिएंगे। पर वह मास्टर बड़ा ही हवसी और अय्यास था, ऊपर से नेता का साला। सुना था कि शहर में उसके इन्हीं हरकतों से परेशान उसके जीजा ने उसे इस कस्बे के स्कूल में मास्टर बनाकर भेज दिया था। वह बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा और भी अश्लील ज्ञान देने लगा था। छोटी छोटी लड़कियों को सजा के बहाने बाथरूम में ले जाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता था। सुरैया पर तो उसकी खास नज़र थी। पता नहीं आपने गौर किया था या नहीं कि कल आपकी कक्षा में एक भी लड़की नहीं थी, क्योंकि उस समय लड़कियों के साथ जो भी घटनाएं घटी थी उसके बाद से इस कस्बे की सारी लड़कियों का स्कूल छुड़वा दिया गया है। खैर आगे बताता हूँ। सुरैया अपने मास्टर जी का वह गंदे तरीके से छूना, बाथरूम में ले जाकर गंदी हरकतें करना,
यह सारी बातें अपने पिता माखनलाल को जाकर बता देती है। इस पर माखनलाल स्कूल में आकर उस मास्टर को काफ़ी भला बुरा कहता है। वह मास्टर, जिसका नाम आनंद था, वह माखनलाल के इस बात पर भड़क जाता है। वह तब तो कुछ नहीं कहता, पर अगले दिन एक बड़ी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है। फिर कुछ लोग घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जबकि बाहर कुछ लोग खड़े पहरा देने लगते हैं। अंदर क्या चल रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अंगद, पर गांव के लोग, वे लोग सभी एक साथ अंदर जाने की कोशिश नहीं की। मैंने तो सुना था कि गांव में सभी लोग भले ही अलग अलग छत के नीचे रहते हैं, पर परिवार की तरह हर मुसीबत में साथ होते हैं। तो फिर जब एक परिवार के घर में यूं ही अचानक कोई बाहरी आदमी घुस गया तो किसी ने भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। विभूति, हस्तक्षेप तो दब करता ना, जब किसी को अंदर जाने को दिया जाता या फिर अंदर क्या चल रहा है उसका पता ही चलता। हम सब माखनलाल के घर के बाहर दर्शक बने खड़े थे कि तभी अंदर से आनंद और उसका जीजा बाहर आता है। आनंद का जीजा महेंद्र बाहर आकर सभी के सामने हाथ जोड़कर कहना शुरू करता है, मैं महेंद्र प्रताप इस कस्बे की भलाई का सोचकर यहाँ एक मास्टर भेजा ताकि यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा मिले। कुछ ही दिनों में यहाँ एक अस्पताल भी बनवा रहा हूँ और आगे ऐसी कोई चीज़ें इस कस्बे को उपलब्ध करवाऊँगा जिससे इस कस्बे के लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए बाहर जाना ना पड़े। मैं धीरे धीरे इस कस्बे को इतना चमका दूंगा कि आज इस कस्बे को कोई नहीं जानता, उसका नाम हर किसी की जुबान पर होगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ, जिस तरह मैं इस कस्बे की खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग भी मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरा साला आनंद आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ भेजा गया है, तो उसकी सेवा करना भी आप लोगों का फर्ज है, फिर वह सेवा कैसा भी हो। क्यों माखनलाल? आशा करता हूँ सब कोई समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उसके लिए उसका अपना यह कस्बा ही दर्द की जगह बन जाएगा। माखनलाल तो चुप था, पर उसकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। हम सभी गांव वाले तो इतना तो समझ गए थे कि अब हमारे गांव को एक दानव की नज़र लग गई है और आज नहीं तो कल इस दानव का शिकार होना पड़ेगा। पर सिर्फ माखनलाल को गुलामी नहीं चाहिए थी, चाहिए तो किसी को भी ना थी। पर सारे बेबस, एक मामूली आदमी नेता जैसे बड़े लोगों से लड़ेगा भी कैसे? पर माखनलाल झुकने वालों में से ना था। हमने उसे कितना समझाया कि इससे पहले सुरैया के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए उसे ब्याह दे, पर नहीं, उसे तो अपनी बेटी को बड़ा अफसर बनाना था। एक लंबी आह लेकर विभूति कहता है, और देखो आज उसकी बेटी क्या बन गई। काश माखनलाल तूने हमारी बात मान ली होती, काश। विभूति, जानते हैं मास्टर जी, माखनलाल ने सुरैया का स्कूल जाना तो छुड़वा दिया, पर इस मकसद से नहीं कि वह अपनी बेटी का ब्याहना चाहता था, बल्कि इस कस्बे के बाहर के स्कूल में उसने सुरैया का दाखिला करवा दिया था। बड़ा ही अजीब इंसान था, डर तो जैसे उससे कोसों दूर थी। वह नहीं जानता था कि ऐसा करके उसने बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे डाला। पूरे कस्बे में कोई भी लड़की अब स्कूल नहीं जाती थी, पर सुरैया रोज स्कूल जाती, लेकिन कस्बे के बाहर। और यह बात जब उन लोगों को, आनंद को पता चला, फिर एक दिन सुरैया स्कूल से घर लौटी ही नहीं। माखनलाल अस्त व्यस्त होकर सुरैया को ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद जब जीप सुरैया नहीं मिली, तब माखनलाल पुलिस में शिकायत करवाने की सोचने लगा। उसी शाम सुरैया रोते रोते अपने घर पहुंच गई और साथ में उसके आनंद मास्टर भी था। आनंद मास्टर, क्या माखनलाल कोई अपनी बेटी को अकेले छोड़ता है क्या? वह भी इतनी जवान बेटी को? वह तो अच्छा हुआ मुझे मिल गई, किसी और की नज़र पड़ी होती तो पता है नहीं क्या हो जाता। माखनलाल गुस्से से, मुझे सब पता है, इसे किसी और से नहीं तुझसे ही खतरा है। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, और चाहो तो अपने जीजा जो को भी कह देना। डरता होगा पूरा गांव तुझसे और तेरे जीजा से, पर मैं नहीं डरता, और आज के बाद मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कानून मैं भी जानता हूँ, और कहाँ जाना इंसाफ के लिए मुझे अच्छे से पता है। यह मत समझना गांव का हूँ तो डर कर तुम लोगों का गुलाम बन जाऊंगा। आनंद, ज़्यादा फड़फड़ाना वह भी इस उम्र में सही नहीं है। माखनलाल, तू एक मामूली सा चपरासी है, तुझे क्या लगता है तू हमसे लड़ पाएगा? तेरे पूरे खानदान को रातों रात गायब करवा दूंगा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। इसीलिए अपनी हद में रह। अपनी बेटी को चुपचाप मेरे स्कूल में भेज देना कल से, वरना तेरी बेटी ना तो फिर कभी पढ़ने के लायक ही रहेगी और ना ही बिहाने के लायक, समझा?
बड़ा आया हमें डराने वाला, यह कहकर आनंद चला गया। माखनलाल आनंद से डरा तो नहीं था, पर आज जो हालत सुरैया की थी उससे वह डर गया था। पर वह चुपचाप उन लोगों की बात मानने वालों में से नहीं था। उसने पूरे कस्बे को एक साथ आकर इनके खिलाफ अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा, ताकि हम सब मिलकर इन बाहरी भेड़ियों को इस कस्बे से बाहर फेंक सकें। अंगद, हाँ वह सही तो कह रहा था, तुम सबको साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई चलानी चाहिए थी। विभूति, कौन सा अभियान मास्टर जी, सबके घर में बहू बेटियां है तो कौन इतना साहस दिखा पाता, और वह लोग कोई आम आदमी तो थे नहीं जो हम उनके खिलाफ जाते और वे चुपचाप यहाँ से चले जाते। अंगद, बस यही गलती कर देते हैं सभी, क्यों खुद को कमजोर समझना। वे आम नहीं है, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली भी हम ही बनाते हैं। पर एकता में बड़ी ताकत होती है जो बड़े बड़ों को धूल चटा सकती है। पता नहीं इतनी कायरता के साथ लोग जी कैसे लेते हैं। जीना है तो माखनलाल जी की तरह जियो, निडर और बेबाक। विभूति, हाँ, और उस निडरता का क्या परिणाम निकला। क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई उसकी, यहाँ तक कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। और इधर बेटी भी पागल बन घूम रही है। तो क्या हम पूरा कस्बा इसी तरह मरमरा जाते। अंगद, मरे हुए तो तुम लोग अब भी हो, अब भी उन लोगों के दहशत में मर मर कर ही तो जी रहे हो। आज माखनलाल और सुरैया के साथ जो भी हुआ वह ना हुआ होता जो तुम पूरे कस्बे वाले एक साथ होते। आगे की कहानी बताओ विभूति। विभूति, मास्टर जी, आप इतनी कहानी सुनकर ही हम सभी को दोषी ठहरा रहे हैं, पर आप हमारी हालत नहीं समझ सकते। इंसान जब तक खुद उस दर्द से नहीं गुजरता उसे कुछ समझ नहीं आता, और बड़े बड़े बोलना बहुत सहज होता है। अंगद, बड़े बड़े बोल नहीं है ये, मैं बिल्कुल माखनलाल के जैसा ही हूँ, अन्याय मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। विभूति, अब तो आप भी इसी कस्बे का हिस्सा हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात भी जरूर होगी। जब आप उन लोगों को देखिएगा आपको भी उनकी शक्ति का पता चल जाएगा। आने ही वाले हैं, कल खबर मिली है। आने दो, मैं भी देखता हूँ कौन है ये लोग। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले अंगद विभूति की दुकान पर आता है। मास्टर जी, आज आने वाले हैं आनंद और उसके जीजा। अंगद, विभूति, कल तुमसे एक बात पूछना भूल ही गया था, यह है जो आनंद है, यह यहाँ से गया क्यों था और अब आ ही क्यों रहा है। मतलब जिस तरह का आदमी वह था, इतनी आसानी से यहाँ से चला गया, यह बात कुछ समझ में नहीं आई। विभूति, किसने कहा आपसे कि आनंद यहाँ से चला गया था। शारीरिक तौर पर वह जरूर चला गया था, पर अब भी वह और उसके आदमी यहाँ की सारी खबर रखते हैं और मौज मस्ती के लिए चले भी आते हैं। अब हम तो उनसे लड़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हमने बीच का रास्ता ही निकाल लिया। हम इस कस्बे में अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं और कम उम्र में ही ब्याह देते हैं, ताकि इन भेड़ियों की नज़र हमारी बेटियों की तरफ ना पड़े। अंगद, पर ऐसे तो तुम लोग अपनी बेटियों के साथ ज्यादती कर रहे हो। एक तो उनसे शिक्षा का अधिकार छीन रहे हो, ऊपर से इतने कम उम्र में शादी। कम से कम सुरैया की जैसी तो हालत नहीं होगी। अच्छा मास्टर जी, एक और ज़रूरी बात, जब वे लोग आएंगे आपसे मिलेंगे तो ज़रूर उनसे कुछ ऐसी वैसी बात मत कर लेना जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएं। देखो विभूति, यह तो तुम भी जानते हो, अन्याय मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तब तक ही मेरी जुबान बंद रहेगी जब तक कि मैं कोई अन्याय नहीं देखता। जो भी हो मास्टर जी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना अगला माखनलाल कहीं हम ही ना बन जाए। इसके बाद अंगद स्कूल चला जाता है। अंगद कक्षा में बच्चों को पढ़ा ही रहा होता है कि आनंद एकाएक अंदर आ जाता है और कहता है, ये बच्चा लोग सब घर जाओ, छुट्टी हो गई। इससे पहले अंगद कुछ बोल पाता, सारे बच्चे दौड़ते हुए कक्षा से बाहर चले गए। अंगद, यह क्या मजाक था, कौन है आप जिसने इस तरह चलती कक्षा को रोक दिया। आनंद, यह जाकर इस कस्बे के लोगों से पूछ। अंगद, क्यों, आपकी बातें सुनकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप गूंगे हैं। फिर आप ही बता दीजिए कि आप है कौन। बहुत ज़्यादा जोशीला लगता है, जब मेरे बारे में पता चलेगा ना सारा जोश हवा हो जाएगा। मैं आनंद हूँ, यही नहीं है, यही है। आसपास का पूरा इलाका मेरे जीजा जी के अंदर है। सुना था इस कस्बे में कोई नया मास्टर आया है, इसीलिए तुझसे मिलना चला आया। चल मेरे साथ, जीजा जी बुला रहे हैं। अंगद, आपके जीजा जी जो कोई भी हो, पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरा जहाँ मन करता है मैं वहीं जाता हूँ। फिलहाल मेरा मन आपके साथ चलने को नहीं है, तो आपके जीजा जी से भी फिर कभी मुलाकात होगी। आनंद, तुझसे पूछा नहीं है, बताया है, सीधे तरीके से चल, वरना जबरदस्ती करना हमें आता है।
यह कहकर कुछ लोग आनंद को दोनों तरफ से पकड़कर उसे आनंद की गाड़ी में जबरदस्ती बिठा देते हैं। जब ये सभी रास्ते से जा रहे होते हैं, आनंद ने अचानक से गाड़ी रोकने को कहा। फिर वह गाड़ी से उतरकर कहीं जाने लगता है। अंगद अपनी भुएं सिकुड़कर वह कहाँ जा रहा है देखने लगता है। आनंद सुरैया के पास जा रहा था। वह सड़क के किनारे ही बैठी थी। आनंद उसके पास जाकर उसे गंदी तरीके से छूना चालू कर देता है, जिसे देख अंगद का पूरा बदन गुस्से से जल जाता है। पर वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दो लोग उसे पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद आनंद वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी जहाँ रुकती है वहाँ अंगद को जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाया गया। आनंद के जीजा महेंद्र, अरे भाई, यह तो मास्टर जी है, यह तो गुरुजी है, और गुरुजी से भला कोई ऐसा बर्ताव करता है? अंगद, जो कभी कोई गुरु का महत्व नहीं समझा, उन लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? गुरु शब्द ही आप लोगों के मुंह से सुनना गुरु का अपमान करना है। फिर इस अपमान की क्या बात? महेंद्र, हम आपको इज्जत दे रहे हैं और आप हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो। इज्जत, वह भी आप लोग से? सुनिए, मेरा समय बहुत कीमती है जो मैं आप लोगों के लिए गंवाना नहीं चाहता। मैं चलता हूँ। अंगद इन लोगों के से बात करना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वह वहाँ से जाने लगा कि तभी आनंद के जीजा महेंद्र, अरे मास्टर जी, काहे इतनी जल्दी में हो? हम भी एक बात सुनकर चले जाना। सुना है इस कस्बे में बच्चों को पढ़ाने आए हो, इसीलिए बस उसी पर ध्यान दो। ज़्यादा यहाँ के लोगों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं और न ही यहाँ के लोगों से घुलने मिलने का ज़रूरत है। बस अपना काम करो और सीधा घर। और अगर तुम्हें बोरियत महसूस हो तो मौज मस्ती का इंतजाम हम कर देंगे। आखिर जवान हो, किसका मन नहीं करता? अंगद, मन तो मेरा अभी भी बहुत कुछ कर रहा है, पर जरूरी नहीं वह उसी वक्त किया जाए। और रही बात मेरा यहाँ के लोगों से मिलना, वह मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वह करूँगा, और आगे से मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाने का कभी सोचिएगा मत। चलता हूँ। यह कहकर अंगद वहाँ से निकल गया। आनंद, यह क्या जीजा जी, जाने क्यों दिया इसे? इसे यहीं मारकर गाड़ देना चाहिए था। जबान कैंची की तरह चलती है इसकी। जीजा, सब्र करो साले साहब, हर काम यूं जोश में नहीं होता। अभी अभी आया है इस कस्बे में, हमारे बारे में ठीक से जानता नहीं। कोई बात नहीं, जो ये हमारे बारे में नहीं जानता उसे बता देंगे, वह भी अपने तरीके से। यह कहकर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन अंगद स्कूल से लौटते वक्त विभूति की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था, पर विभूति ने पहले ही उसे इशारे से समझा दिया था कि वह आनंद और उसके लोगों के बारे में कुछ ना पूछे, क्योंकि इससे वह विभूति को परेशान करना शुरू कर देंगे। अंगद चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रहा था कि तभी सुरैया की दादी दौड़ती हुई विभूति की दुकान पर आई थी। का हुआ माई, इतना परेशान काहे हो? माई, अरे विभूति, सुरैया का काछू पता नहीं चल रहा है। सुबह से निकलत है तो दोपहर तक को घर खाना खाने जरूर आवत है, पर अब तो शाम हुई गवा। पर वो लड़की का कौन पता नहीं। सोचत रहे कि वह तो अब पगली है, ऊपर से पेट से ऊका कोनो खतरा नहीं, पर अब डर लग रहा है। अंगद, क्या सुरैया नहीं मिल रही है दादी? चलिए हमें थाना चलना पड़ेगा। दादी, नहीं नहीं, थाना वाना का चक्कर माँ ही बुढ़िया को मत घसीट। किस्मत तो ही लड़की का खराब है, पैदा हो तो अपनी माई को निगल गई, फिर पिता के और अब हमका खाई के लड़की को चैन मिली। अंगद, ऐसा क्यों कह रही हो दादी? बेचारी पर तो पहले से ही ना जाने कितनी आफत गिर पड़े हैं, ऊपर से दिमागी हालत भी ठीक नहीं। मुझे तो तरस आता है बेचारी पर। दादी, जो भी हो मास्टर जी, हमका थाना वाना माँ जाना नहीं। इधर उधर देखत है, ना जाने कहीं सो गई होगी, कोई टूटा फूटा खंडर माँ जाकर देखे पड़ी। अंगद को दादी की इस बात से कुछ याद आ जाता है और वह दौड़ता हुआ उसे टूटे कमरे में जाता है जिसके बारे में सुरैया बात कर रही थी, और अंगद का अनुमान सही निकला। सुरैया उसी टूटे कमरे में अधनंगी अवस्था में पड़ी मिली। वह बेहोश थी। अंगद ने उसे होश में लाया। होश में आने के बाद वह कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, सजा मत दो मुझे। अंगद उसे उठाकर बाहर ले आता है। सुरैया की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सुरैया से कहता है, मैं वादा करता हूँ सुरैया, आज के बाद से तुम इस तकलीफ से कभी नहीं गुजरोगी। मुझे माफ़ कर दो, जो आनंद के बारे में जानते हुए भी मैं तुम पर अपनी नज़र नहीं रख पाया, पर अब उस दरिंदे को सजा भी दिलवाऊंगा और तुम्हें इंसाफ भी। उसके बाद अंगद सुरैया को उसके घर छोड़ आता है और उसकी दादी को कहता है, दादी कुछ भी हो जाए इसे घर से बाहर निकलने मत देना, कम से कम कुछ दिनों तक।
दादी, मास्टर साहब, हम अपना गुजारा करने के लिए छोटा सा दुकान चलाते हैं, अब हम दुकान संभाले या इसको? अंगद, वैसे दादी एक सवाल पूछूं, थोड़ा निजी है। हाँ पूछो मास्टर साहब। इसकी ऐसी हालत, ऊपर से यह गर्भवती, तो क्या आप लोगों ने इसे इस बच्चे से छुटकारा दिलवाने की कभी नहीं सोची? हाँ मानता हूँ यह पाप है, पर जैसी इसकी हालत है तो फिर इस हाल में यह पाप नहीं पुण्य कहलाता है। दादी, हम तो का कहे मास्टर साहब, समझ लो हमार बिटवा के साथ हमारी सारी खुशियाँ भी चल गवा। गर्भवती हुई जब ये बात का हमको पता चला तब तक बहुत देर हुई गवा। माखन तो अब दुनिया में ना रहो, जो एक शहर ले जाकर गर्भपात करा तो, पर देरी की वजह से दाई ने भी मना कर दियो। तो क्या दादी आपको भी पता नहीं इसकी ऐसी हालत की वजह? दादी, जो पूरे गांव को पता है वही हमका भी पता है मास्टर साहब, बाकी का सच तो माखन अपने साथ ले गवा और ही जानत है, पर एकर हालत तो तुम देख ही सकत हो। अंगद, दादी मैंने यहाँ तक तो सुना है कि माखन लाल की हत्या हो गई और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, पर उसकी वजह क्या थी, कैसे हुई उनकी हत्या, यह मुझे नहीं पता चला। दादी, मास्टर साहब तो का ये सब कौन बताया? उसने अपना नाम बताने से मना किया है दादी, इसलिए माफ़ कीजिए मैं नहीं बता सकता। चलो जो भी बताए रहो, पर एक बात जान लियो मास्टर साहब, यहाँ इस कस्बे में कोनों पर भी भरोसा मत करना। हमार बिटवा ने भरोसे की सज़ा अपनी जान गवा कर पाई। मतलब दादी? मतलब हमारा माखन का लाश ओकर स्कूल के बाहर ही पड़ो मिलो, पूरा कस्बा देखे रहे, पर कोनू अपन जबान से एक शब्द ना बोला। वो नेता और ओकर आदमी हमार आँखन के सामने से माखन का लाश ले गयो। हम चिल्ला चिल्ला कर रोते रहो, पर ओकर लाश वो लोगन ले गयो। बाद में यहाँ पुलिस भी आए रहो, वो नेता का घड़ी भी माखन के लाश के पास मिले रहो, पर पुलिस भी चुपचाप यहाँ से चल गए रहो। ये कहीं कोनो चश्मदीद गवाह के बिना वो लोग कहीं के खूनी ना करार कर सके। इतने लोगन माँ कोई भी उन नेता के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी ना ही हो रहा हो, जबकि ये कस्बा का हर एक आदमी ये बात जानत रहे कि माखन के उन नेता ही मारे रहो, पर सब अपन जान बचावे के चलते अपन जुबान पर ताला लगा दिल, और जो सुरैया सब कुछ अपन आँखों से देखे रहे वो कुछ बोलन के हालत में अब नहीं। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं दिलवाऊंगा आपके बेटे और पोती को इंसाफ। पर तुम कौन हो मास्टर साहब जो उन लोगों से लड़न का सोच रहे? हाउ तो एक मामूली से मास्टर ही ना, और क्यों हम लोगों का चक्कर माँ अपन जान जोखिम में डाल रहे हो? हम तो अपन परिस्थिति से समझौता करना सीख गए हो, पर एक बात की चिंता है कि हमारी तो उम्र चली गई और कितने ही दिन जीवे, तब ये पगली का होई। हमारे रहते ही सुरक्षित नहीं, हमारा ना रहे सो भगवान ही का मालिक है, ऊपर से पेट से भी है। हे भगवान, हम ऐसा कौन पाप किए रहे जो ऐन सजा हमका दिए रहो? दादी आप ठीक कह रही है, मैं हूँ एक मामूली मास्टर ही, पर मैं कायर नहीं हूँ, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता और इसीलिए मैंने इंसाफ की बात कही। अगर आप रजामंद हो तो मैं सुरैया से शादी करना चाहता हूँ, इससे उन दरिंदों की नज़रों से भी वह बची रहेगी और आपकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। दादी का तुम कही वो इसे बिहा, तुम होश में तो हो ना, ये जानकर भी कि यह पागल है, ऊपर से पेट से तो शादी करने की बात कर रहे हो। हाँ मैं पूरे होश में हूँ और मेरा यह कदम सुरैया को इंसाफ दिलाने में मेरा पहला कदम होगा। दादी रोते हुए, हमका तो विश्वास ही नहीं हो रहे हो कि तुम इंसान हो, काहे कि जब भी कस्बा का कोनो हम लोगों का साथ ना ही दिया, फिर भी तुम एक परदेसी फरिश्ते की तरह हमारी ज़िंदगी में आ गए हो। फिर दादी हाथ जोड़कर अंगद के आगे रोने लगी। दादी आप ऐसे मत कहिए, बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, इसके बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी की बात कस्बे में आग की तरह फैल जाती है। इधर सुरैया अंगद के साथ उसके क्वार्टर में आ जाती है। अंगद, सुरैया अब से हम दोनों एक साथ यहीं रहेंगे। क्यों? मैं तो दादी के पास ही रहूँगी, आप गंदे हो, सजा देते हो। अंगद, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगा, हम यहाँ पूरा दिन खेलेंगे, मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। सुरैया, सच में आप मुझे सजा नहीं देंगे? नहीं। अंगद सुरैया से यही सब बातें कर रहा होता है, इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अंगद जाकर दरवाज़ा खोलता है तो विभूति को वहाँ गुस्से में खड़ा पाता है।
अरे विभूति, आओ अंदर आओ। तो मास्टर जी, इसीलिए सुरैया कितनी पूछताछ कर रहे थे? मतलब यहाँ गांव में अकेले रहते हो, जवान हो, मन बहलाने के लिए कोई तो चाहिए जिसके साथ झूठ का रिश्ता बनाकर अपना काम निकाल सको, ताकि जब यहाँ से जाओ तो कोई बंधन ना हो। सुरैया से बेहतर कौन हो सकता है भला? पागल है, उसके साथ कुछ भी करो। कहाँ वह किसी और को कुछ बताएगी, इसीलिए यह शादी का ढोंग रचाया। अरे वाह, आज तो तुम्हारी जुबान से फूल बरस रही है। तो फिर यह बरसात आज तक आनंद और उसके जीजा के सामने क्यों नहीं हुई? कल भी सुरैया के साथ वह दरिंदा दुष्कर्म कर गया, न जाने कितनी बार ही किया होगा, और तुम जानते हुए भी कुछ ना कर पाए। और जब मैं सुरैया के भले के लिए कुछ सोच रहा हूँ तो यहाँ मुझसे लड़ने चले आए। वाह विभूति! देखिए मास्टर जी, आप यहाँ मास्टर बनकर आए हैं, वही बनकर रहिए। दामाद बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह बनने हम आपको दूंगा नहीं। अंगद, वह तो मैं बन चुका, और अब सुरैया मेरी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी। मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। तुम लोगों को जो करना है सब कर चुके, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना हो तो, वरना चले जाओ। विभूति, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए मास्टर जी। आपके इस फैसले की वजह से बहुत पछताओगे। हम तो अभी जा रहा हूँ, पर याद रखना बहुत जल्दी ही आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। फिर विभूति वहाँ से चला जाता है और अंगद खड़ा खड़ा यही सोचता है कि सुरैया से मेरी शादी को लेकर यहाँ क्यों इतना चिढ़ गया है। आखिर बात क्या है, मुझे पता करना पड़ेगा, मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। फिर अंगद विभूति पर नज़र रखने लगा। एक रोज़ विभूति अपनी दुकान पर किसी को बिठाकर छुपते छुपाते कहीं जाने लगता है। अंगद भी उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर उसे एक आदमी ने कुछ पैसे दिए, जिसे लेकर विभूति अपनी जेब में भर लेता है और वापस अपनी दुकान की ओर लौटने लगता है। अंगद इस मंजर को देख कुछ समझ नहीं पाया। आखिर कौन था वह आदमी जिसने विभूति को पैसे दिए, और क्यों दिए वह पैसे विभूति को? अंगद यही सोचता सोचता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सुरैया उसे एक गिलास पानी लाकर देती है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? काका ने बताया। अंगद हैरान होकर, काका ने? सुरैया पीछे की ओर इशारा करती है। अंगद पीछे जैसे ही मुड़ता है, विभूति को देखकर वह चौंक जाता है। अंगद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सुरैया, मैंने तुम्हें मना किया था कि सिर्फ मेरे और अपनी दादी के अलावा दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलना। विभूति, अरे मास्टर जी, उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं उसका विभूति काका हूँ, मुझ में उसको आप पर से भी ज़्यादा भरोसा है, तो कैसे नहीं खोलती? तुम तो गुस्से में चले गए थे ना, फिर क्यों आए वापस? उस दिन वह गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था आपसे, इसलिए माफ़ी मांगने चला आया। पर यहाँ आकर पता लगा कि आप तो घर पर ही नहीं है, तो सोचा थोड़ा इंतज़ार ही कर लेता हूँ। वैसे आज तो स्कूल की छुट्टी है, फिर आप कहाँ गए थे? मैं क्या तुम्हें बताकर कहीं जाऊँगा? नहीं, हमारा मतलब, अगर आप हमारा पीछा करने की जगह सीधे सीधे हमसे पूछ लेते तो बेकार में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। अंगद हैरानी से विभूति की ओर देखने लगा। फिर वह कहता है, पता नहीं पहले वाला विभूति असली था या फिर यह वाला विभूति। हमने आपको पहचाना या नहीं यह तो बता नहीं सकते, पर हम आपको अच्छे से पहचान गए। अंगद, तुम मुझे गलत समझ रहे हो विभूति। मैं तो बस मैं यहाँ आपकी कोई सफाई सुनने नहीं आया। मैं तो बस यहाँ ये कहने आया था कि अब आपका और हमारा कोई संपर्क नहीं होगा। आप हमारे लिए अनजान हो, इसीलिए हमसे और कुछ जानने की उम्मीद मत करना। यह कहकर विभूति जाने लगता है और जाते जाते वह अंगद से कहता है, सुरैया से शादी करना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, और यह बात आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है। विभूति तो चला गया, पर वह किस बात की ओर इशारा कर गया? अंगद कौन सी मुसीबत में फंसने वाला था? अगले दिन अंगद जब स्कूल जाता है, वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि कक्षा में एक भी बच्चा नहीं आया। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि इन सब की वजह क्या हो सकती है। कहीं कल जो विभूति कह रहा था यह इसी की शुरुआत तो नहीं? यह सब सोचते हुए अंगद स्कूल के बरामदे में बैठ जाता है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह वहाँ से निकल जाता है और विभूति की दुकान पर पहुँच जाता है। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि विभूति उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देगा, पर वह जो देखता है विभूति की दुकान पर, उसकी उम्मीद उसे नहीं थी। वह देखता है कि विभूति की दुकान पर आनंद अपने कुछ आदमियों के साथ पहले से बैठा चाय पी रहा है।
अंगद को देखकर आनंद कहता है, आओ आओ बंधु। अरे विभूति, इसे भी चाय दो। नहीं, चाय खत्म हो गई। अरे विभूति, ऐसे कैसे खत्म हो गई? दुकान में भी चाय खत्म होती है क्या भला? विभूति का रूखा व्यवहार देख अंगद को समझते देर नहीं लगी कि ये सब आनंद का ही प्रभाव है। इसीलिए वह वहाँ और नहीं रुका और सीधा सुरैया की दादी के पास चला गया। वह वहाँ परेशान उदास होकर जब पहुँचता है तो सुरैया की दादी उससे पूछती है, क्या बात है बबुआ, परेशान दिखते हो? सुरैया के कोनो गलती हो गई का? नहीं दादी, सुरैया से कोई भी गलती नहीं हुई। मुझे तो आपसे एक बात पूछनी थी। यह विभूति का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक तो वह मुझे सुरैया की सारी कहानी बताता रहा, पर जब से मैंने सुरैया से शादी की है उसके तेवर ही बदल गए। एक तो वह सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता, ऊपर से धमकी और चेतावनी दिए जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी, बबुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ के लोगन पर भरोसा मत करना। सब दुई मुआ सांप है। जब तक तुम इनको फायदे से लियो हो तब तक ये उम्री हर बात को मानेंगे, पर जहाँ इन्हें अपनो फायदा ना दिखो वहाँ ये अपन पीठ दिखा देवे है। सुरैया को साथ हमार बिटवा के साथ का हुआ ये कस्बा में सभी को मालूम है, पर फिर भी वो मास्टरवा का आव भगत करने माऊ विभूति को कोई कमी नहीं करतो है। अगर वो का अपन बेटी सलामत रखने के लिए सुरैया की बलि भी देनो पड़ो तो हंसते हंसते कर दे। यही लिए माखन जरा सा भी पसंद ना करते रहो ये को। हम तो यहाँ तक सुने हैं कि ई आनंद को लड़कियाँ भी ला कर देतो है। वह इस बात का सबूत कछुना है। यही लिए हमार जुबान भी ताला है। अंगद, बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब मुझे पूरा रात जानना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे सबसे पहले सुरैया को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बबुआ, पता नहीं सुरैया कभी ठीक हो भी पाएगी या नहीं, पर जब तक वो पागल है बस तभी तक जिंदा भी है। जिस दिन वो ठीक हो जाएगी इन लोगों को मार देवेंगे। अंगद, दादी, ऐसे कैसे मार देंगे? मैंने सारी योजना बना ली है। मैंने सुना है ऐसे मरीज जिनकी दिमागी हालत किसी घटना की वजह से बिगड़ जाती है, उसके सामने अगर वही घटना दोहराई जाए तो उसके आहत जगह पर वापस से चोट लगती है और वे सामान्य हो जाते हैं। हाँ, यह 100% काम करेगा या नहीं यह तो कह नहीं सकते, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। पर ये सब इतना आसान ना होगा। घटना का कोई फिराई से दोहराना, वो भी तब जब वो आनंदवा और विभूति की नज़र तुम्हारी पर है। दादी, समझ लीजिए, जब मैंने यह तय कर लिया है बस अब इसे अंजाम तक ले जाना है। एक बार सुरैया ठीक होकर अपनी पूरी कहानी बता दे, फिर ना तो यह अंगद बचेगा, ना विभूति और ना ही उसका कोई जीजा। तो क्या करता है अंगद सुरैया को ठीक करने के लिए? अंगद, दादी, सुरैया को ठीक करने के लिए यही मौका अच्छा है। जहाँ आनंद और उसके साथी यही इस कस्बे में है तो मुझे वह मंजर दोबारा तैयार करने में आसान होगा। आपके पास अगर सुरैया के पिता का कोई कपड़ा जो वह हमेशा पहनते थे या फिर वैसा ही मिलता जुलता कुछ हो तो दे दीजिए। पर वो किस लिए बबुआ? जब वही पुराना मंजर होगा, आनंद होगा, महेंद्र और उसके साथी होंगे तो फिर माखनलाल भी होगा ना। मतलब दादी, हम उस दिन का मंजर बनाने जा रहे हैं तो ऐसे भी सुरैया के सामने उसके सारे दुश्मन के साथ साथ उसके पिता भी तो होंगे। पता नहीं बबुआ, हमका तो बहुत डर लग रहा है, बहुत खतरा है इस सब माँ। अंगद, पल पल के खतरे से तो अच्छा है एक बार में ही खतरा मोल लिया जाए। दादी, आप बस दुआ करो कि हम इस योजना में कामयाब हो जाए। बस एक बार सुरैया ठीक हो जाए, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल लूँगा। यह कहकर अंगद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंगद विभूति की दुकान पर जाता है, क्योंकि उसका सबसे पहला काम विभूति की परख करना था। इससे उसे विभूति को अपनी योजना में शामिल किस प्रकार करना है इस बात का पता भी चलता। अंगद, विभूति, तुमसे एक बात करनी थी। विभूति, हमको आपसे कोनो बात नहीं करना। देखो विभूति, मैंने इस कस्बे को आनंद और महेंद्र प्रताप से छुटकारा दिलवाने की ठानी है और इसीलिए एक योजना भी बनाई है। मैं जानता हूँ परेशान तो तुम भी इन लोगों से हो और इसलिए मैं जानता हूँ तुम मेरा साथ दोगे। विभूति, आखिर घूम फिर कर हमारे पास ही आना पड़ा आपको। आपके अन्य कांड के बाद आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा? जाइए जाइए, अभी हमारे काम का समय है, फालतू बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास।
अंगद विभूति से ऐसी ऐसी ही बात की उम्मीद कर रहा था, पर फिर भी उसने विभूति को यह सारी बातें बताई, क्योंकि वह जानता था कि विभूति की यह सारी बातें जाकर आनंद को बताएगा। खैर, इस तरह के बातों के बाद अंगद वहां से चला जाता है, पर वह विभूति पर अपनी नजर रख रहा होता है। अंगद के जाते ही विभूति दुकान पर एक लड़के को छोड़ अपने गमछे को अपने मुंह में लपेटे छुपते छुपाते कहीं जाने लगता है। अंगद भी उसके पीछे हो लेता है। अगली बार की तरह वह पकड़ा न जाए, इसीलिए वह विभूति से काफी दूरी बनाकर रखता है। अंत में वह देखता है विभूति आनंद से ही मिलने गया था। अब तो अंगद को पूरा यकीन हो गया था कि विभूति आनंद से मिला हुआ था। आनंद से कुछ बातें करके विभूति वहां से निकल जाता है। अंगद उससे पहले ही वहां से निकल चुका था। अंगद जैसे ही घर पहुंचता है, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे पता था कि कौन होगा। दरवाजा खुलते ही विभूति, अरे मास्टर जी, सबके सामने इस तरह बात करने के लिए हमको माफ़ कर दो। वो कहा है ना, सबकी नज़र में ना आए, इसीलिए तब हम मना कर दिए, पर अब हम आपका साथ देंगे। आखिर हम भी चाहते हैं कि वे लोग गांव छोड़कर चले जाए। आप अपनी योजना बताओ, हम आपके साथ हैं। अंगद, विभूति, चलो अंदर आओ, बाहर हमें कोई ना सुन ले। सुरैया कहाँ है? पता है तुम्हें, यही बताने तुम्हारी दुकान पर गया था, पर तुमने कुछ कहने का मौका ही ना दिया। क्या बताना है मास्टर जी? सुरैया का मैं इलाज करवा रहा हूँ और उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। वह अपने साथ हुए हादसे को भी अब बहुत जल्द याद कर लेगी। फिर तो उस आनंद और महेंद्र प्रताप को कोई बचा नहीं सकता। विभूति, क्या सच में सुरैया ठीक हो रही है? हाँ, तुम्हें यह बात जानकर अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं मास्टर जी, यह बात तो बहुत ही खुशी की है, पर हमको एक बात समझ नहीं आ रही। आप कब इलाज करवा रही थे सुरैया का? हमें तो कुछ पता नहीं चला। अंगद, अब तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे तो तुम्हें कैसे बताता। ठीक है, अब हम चलते हैं। हम बाद में फिर आएंगे आपकी पूरी योजना जानने। फिलहाल हम यहाँ आए हैं छुपते छुपाते, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, इससे पहले हमका कोई देख ले। यह कहकर विभूति हड़बड़ाकर बाहर निकल जाता है। अंगद अब एक अनहोनी की आस कर रहा था, क्योंकि उसने इस अनहोनी को खुद दावत दिया था। अगले 2 दिनों तक अंगद सतर्क बैठा रहा कि अब उसे किसी संकट की खबर मिलेगी, पर वह हैरान था क्योंकि ऐसी कोई भी खबर उसे नहीं मिली। वह आगे क्या करेगा, यही सोच रहा था कि इतने में विभूति भागता हुआ उसके पास आया। मास्टर जी, बड़ा गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? सुरैया की दादी का कछु पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कब से गायब है। वह तो सुबह जब उसे किसी ने दुकान खोलते नहीं देखा, तब पता चला वह पूरे कस्बे में कहीं नहीं है। अंगद तो समझ रहा था कि हमला उस पर या सुरैया पर होगा, लेकिन इस सतर्कता में उससे एक गलती हो गई। उसके दिमाग से दादी निकल ही गई। पर अब क्या करे, जो जाल उसने बिछाया था उसमें सबसे पहले वही जा फंसा। अंगद हड़बड़ाकर घर से निकलने ही वाला था कि उसे सुरैया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात याद आ गया। फिर अगले ही क्षण उसने सोचा कि शिकार को पकड़ने के लिए चारा तो डालना ही पड़ेगा। यही मौका है। सुरैया को अगर यह पकड़ कर ले जाए तो मैं भी उनका पीछा कर दादी और उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। फिर अंगद विभूति से कहता है, सुनो विभूति, मैं दादी को ढूंढने जा रहा हूँ। जो वह ना मिली फिर जाऊंगा पुलिस स्टेशन, पर तुम तब तक सुरैया का ध्यान रखना। अंगद ने जानबूझकर यह बात कही ताकि सुरैया को जब अकेला पाकर वह लोग उसे लेने आए, वह भी उन तक पहुंच सके। अंगद यह कहकर जैसे ही जाने लगा, विभूति कहता है, ठहरो मास्टर जी, अब आप अकेले अकेले दादी को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगे, हम आपका काम आसान कर देते हैं। यह कहकर विभूति अंगद को पीछे से मुड़ने का इशारा करता है। अंगद हैरान विभूति के इस बात से जब पीछे मुड़ता है तो देखता है एक गाड़ी में दादी बेहोश पड़ी है। आनंद और उसके जीजा भी उसी गाड़ी में बैठे हैं। इससे पहले अंगद कुछ कह पाता, विभूति, ज़्यादा जोश या हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। मास्टर जी, जाकर सुरैया को ले आइए और इसी गाड़ी में आप दोनों भी बैठ जाइए। अंगद तो पहले ही जान चुका था कि विभूति कैसा है, पर फिर भी वह अनजान और हैरान होने का नाटक कर कहता है, विभूति, मैं तो समझ रहा था कि तुम बहुत भले इंसान हो और इस कस्बे की भलाई का सोचते हो, पर आज तुम्हारा यह चेहरा देखकर मैं तो हैरान हूँ। वैसे हम एक अच्छा इंसान ही है, पर सिर्फ अपने लिए, जा फायदा वही विभूति।
इससे पहले अंगद कुछ और कहता, कुछ लोग अंदर से सुरैया को पकड़कर ले आते हैं। अंगद चुपचाप यह सब घटना घटता हुआ देख रहा था। उसने एक योजना बनाई थी, पर यहाँ उसकी योजना के विपरीत ही सब कुछ चल रहा था। हम जो सोचते हैं वह कहाँ होता है, और जो नहीं सोचते वही हो जाता है। इस योजना को कैसे अपने हित में लाया जाए, अंगद अब यही सोच रहा था कि आनंद की गाड़ी एक सुनसान से खंडर में आकर रुकी और सबको खींचकर बाहर निकाला गया। आनंद, जीजा जी, आप लोग यहाँ इन मास्टर से निपटे, मैं और सुरैया जरा एकांत में घूम कर आते हैं। महेंद्र, तुझे अब भी यही सूझ रहा है यहाँ हम क्या करने आए हैं? बस यही याद रख, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आनंद, जीजा जी, सब याद है मुझे, पर आज ही हम सुरैया को उसके परिवार समेत खत्म कर देंगे। तो इससे पहले सोचा कि आखिरी बार एक बार आखिरी मेरी बहुत पुरानी प्रेमिका जो है, बड़ा खिंचाव सा है इसके साथ। यही सारी बातें अंगद खड़े वहाँ सुन रहा था। वह तो गुस्से से उबल रहा था, पर समय की मांग को देखकर वह चुप रहने की सोचता है, क्योंकि उसे पता था जो उसने उठाया उसका एक कदम उसकी सारी योजना को धराशायी कर देगी। एक तो पहले से ही उसकी बनाई योजना के विपरीत सब कुछ चल रहा था, और अब जो उसने जोश में कोई और कदम उठा लिया तो माहौल और भी बिगड़ सकता है। महेंद्र, पहले इन सबको अंदर ले जाओ और इस कार को कहीं छुपाकर पार्क कर दो। आनंद, बाद में कुछ और सोचना। इधर सबको अंदर ले जाया जाता है और आनंद गाड़ी पार्क करने चला जाता है। आनंद के जाते ही महेंद्र अपने आदमियों से कहता है, सारे को एक साथ गोली मार दो तुरंत, मुझे ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, और उसके बाद इसी खंडर के पीछे कहीं गाड़ देना सभी को। विभूति, पर साहब जी, इतनी गोलियां चलेगी तो काफ़ी आवाज़ आएगी, जगह सुनसान है, दूर तक आवाज़ फैल जाएगी। एक काम कीजिए, सबका गला रेत दीजिए, ना कोई शोर ना कोई शराबा, सबकी मुक्ति में पक्की। महेंद्र विभूति की इस बात पर खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, विभूति का आइडिया दिया है। पर फिर वह एक और ऐसी बात कहता है जिससे वहाँ मौजूद सभी अचंभित हो जाते हैं, यहाँ तक कि विभूति भी। क्या थी वह बात? महेंद्र, अरे वाह विभूति, का गजब का आइडिया दिए हो। फिर वह आदमियों से कहता है, सुनो, रेत डालो इन सब का गला, और इस विभूति को ज़्यादा तड़पाना नहीं, इसको जल्दी वाली मौत देना, काहे कि ये हमरा बहुत मदद किया है। विभूति, ये का बोल रहे हो साहब जी, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। अरे विभूति, शुभ चिंतक तो अहिष्य हो तो आसान मौत देने को कह रही है, वरना इन सब की तरह गला रेत कर नहीं मारते। पर हमसे कौन गलती हो गई जो हमारी जान लेना चाहते हैं? तुम्हारी गलती ये है कि तुम भी उस रात के चश्मदीद गवाह हो, और जैसे आज सुरैया के ठीक होने की वजह से हमारा खतरा बढ़ गवा, वैसे ही अगर कल जाई के तुम भी पलट जाओ, फिर हमारी खटिया ही खड़ी हो जाएगी। अब हमको कोनो रिस्क नहीं लेना, सारे झंझट को एक बार में ही खत्म कर देना है। विभूति अपने मरने की बात को पक्का जानकर फुट फुट कर रोने लगा और महेंद्र के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस पर वही बंधा अंगद विभूति से कहता है, देखा विभूति, ऐसा ही होता है जब अपने परिवार से कोई दगा करता है। इससे अच्छा तो तुम माखनलाल का साथ देने में मर जाते, कम से कम आज गद्दार का टीका लेकर तो ना मरना पड़ता। अब तो ना ही रही इज्जत और ना बचेगी जान। विभूति कुछ नहीं कहता, वह बस रोता ही चला जा रहा था। थोड़ी देर में आनंद भी वहां आ गया और कुछ लोग मिलकर सबसे पहले विभूति को धर दबोचे। आनंद और महेंद्र विभूति के नजदीक जाने लगे और यह मंजर सुरैया के सामने चलने की वजह से उसे उस रात की झलकियां याद आने लगी। जहां आज विभूति था वहां उस रोज उसके पिता माखनलाल थे। जिस तरह विभूति चीख चिल्ला रहा था, उसके बाबा उस रात चिल्ला रहे थे। यह सब चल ही रहा था कि आनंद ने विभूति के पेट में चाकू घोंप डाला। इस पर सुरैया जोर से बाबा कहकर चीख पड़ी। सभी उसकी ओर देखने लगे। सुरैया फिर कहती है, मत मारो मेरे बाबा को, छोड़ दो छोड़ दो। अंगद, सुरैया सुरैया, क्या कह रही हो तुम? आप कौन है? और यह लोग मेरे बाबा को? अरे यह तो विभूति काका है। तुम लोगों ने पहले मेरे बाबा को और अब विभूति काका को भी मार डाला। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बस अंगद तो यही चाहता था कि सुरैया को अपना पिछला वक्त याद आ जाए और वह ठीक हो जाए, और शायद आज हुआ भी यही। आनंद, अरे वाह, हीरोइन तो ठीक हो गई, पर गलत वक्त पर। अब तो तू कुछ ही पलों की मेहमान है। सुरैया, अरे जाजा, एक लड़की से इतना डरता है कि सब मर्द मिलकर सबको बांधकर बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा है।
उस दिन तो तुम लोगों ने ऐसा ही किया और आज भी वही कर रहा है। जबरदस्ती एक लड़की पर पूरा झुंड कूद गए। एक बूढ़े पर 4 लोग मिलकर हमला किया। तुम लोग खुद को मर्द कहते हो, ना मर्द हो तुम लोग, ना मर्द। दम है तो खोलो मुझे, फिर बताती हूँ। अंगद तो पहली बार सुरैया का यह रूप देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यह तो झांसी की रानी है, अकेली इतने सारे लोगों को चुनौती दे रही है, जरा भी डर नहीं है इसे। आनंद, अरे आज यह पागल ठीक क्या हो गई, जबान चलने लगी। लगता है तू भूल गई मेरी मर्दानगी। चल कोई बात नहीं, तुझे मारने से पहले अपनी मर्दानगी दिखा देता हूँ। वैसे कब से तुझे छूने को तरस रहा था और आज जब तेरी भी यही इच्छा है तो चल। अंगद खबरदार, जो उसे छूने की कोशिश भी की। आनंद, देखो जीजा जी, पति परमेश्वर का प्रेम जाग गया। पर पति जी, यह कोई पहली बार में इसके साथ यह सब नहीं कर रहा हूँ। ना जाने कितनी ही बार कर चुका हूँ और ना ही जाने कितनों ने ही किया था। उस रात पेट में बच्चा लिए भी घूम रही है, फिर भी पति जी को इसकी इज्जत की पड़ी है। क्या होगा, पर अब यह मेरी पत्नी है और अब इसके साथ कुछ भी किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आनंद अंगद से, अंजाम मैं तो डर गया। पता है, आज तुझे देखकर मुझे इसका बाप माखनलाल याद आ गया। ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर आज वह कहाँ है पता नहीं। सब ऊपर जाने से पहले ऐसी ही बातें क्यों करते हैं। सुरैया, तूने तो मेरे बाबा को मार ही दिया, पर विभूति काका, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था। आनंद, यह पगली बड़ी आई विभूति काका की भतीजी, अब अपने काका की करतूत सुनेगी ना तो पता चल जाएगा कि कितना रिश्तेदारी निभा रहा था यह विभूति। सुरैया, मतलब मेरा तुझ तक पहुंचने का सारा रास्ता विभूति ने ही तो बनाया था, यहाँ तक कि तेरे पिता के करीब रहने का ढोंग कर उसकी सारी योजना हमें बताता था। हम इतनी आसानी से तेरे बाप की हत्या से बच नहीं पाते जो विभूति हमारे साथ नहीं होता। मतलब विभूति काका को पता था तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाला हो। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जब जब तुम्हारे बाबा कोई योजना बनाते मेरे खिलाफ, विभूति को अपना समझ साथ रखते थे, पर विभूति बस तुम्हें मेरी थाली में परोसने का रास्ता बना रहा होता था। फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ इनके साथ, पर जब इन्होंने तुम लोगों की इतनी मदद की, फिर तुम लोगों ने इनको क्यों मारा। आनंद, वह इसीलिए क्योंकि जो इंसान अपनों का कभी ना हो सका वह हमारा क्या होगा। कल इतने पैसों के लिए तुम लोगों को फंसाया, कहीं कल फिर पैसों के लिए यह हमें भी तो फंसा सकता है। अंगद, सुरैया, यह तो रही विभूति की कहानी, पर मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई, पर आप कौन हैं? और आनंद, तुमने इन्हें क्यों बांध रखा है। आनंद सुरैया के इस बात से जोर से हंस पड़ता है और कहता है, जिसके लिए यह अभी मरने वाला है उसको तो यह याद ही नहीं। महेंद्र, आनंद, ये सबका फिल्म चल रहा है यहाँ पर, जल्दी से सारा काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। हम नहीं चाहते अब कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। आनंद, जीजा जी, काम ही तो खत्म करने आया हूँ, पर जो फिल्म चल रही है उसे देखने में बड़ा मजा आ रहा है। पूरी फिल्म देखने दीजिए ना जीजा जी, उसके बाद खत्म करता हूँ सब कुछ। महेंद्र चिढ़कर कहता है, ठीक है, जो करना है जल्दी कर। सुरैया की दादी, अरे करमजली, अपने पति को ही ना ही पहचान रही। पति? हाँ, जब कोनो हमारे साथ न रहे तब ये फरिश्ता बनकर हम लोगों का जिंदगी में आए रहो। जो तोहार हालत जाने को बावजूद तोहार हाथ थामो, तोहार से शादी किए रहो और इन लोगन से भिड़ गयो। फिर दादी सुरैया को पूरी बात बता देती है। सुरैया, शादी और वह भी एक पागल से। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुरैया कहती है, दादी, जमाना इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम समझ रही हो। यह शहरी लोग अपनी नौकरी के चलते अपने शहर और परिवार से दूर तो चले आते हैं और फिर उन्हें अकेलापन सताने लगता है। ऐसे में वे ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिनके साथ वह ऐसा रिश्ता बना सके ताकि जब वह अपने घर को लौटे उससे सारे रिश्ते खत्म कर जा सके और कोई उन पर सवाल ना उठा पाए। वरना एक अच्छा खासा नौजवान एक पागल लड़की, वह भी गर्भवती, से शादी क्यों करेगा। अंगद और दादी सुरैया की सोच से हैरान बस एक दूसरे से टुकुर टुकुर देखने लगे और अंगद को विभूति की कही हुई बात याद आ जाती है, क्योंकि उसने भी कभी ऐसा कहा था। शायद इस कस्बे में कभी सभी की सोच एक जैसी ही है, पर इनकी सोच गलत भी नहीं है। जमाना उतना अच्छा भी तो नहीं है, अंगद ने सोचा। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है मेरी छमक छल्लों ने, इसीलिए तो मैं तेरा दीवाना हूँ। तू एक काम कर, सब कुछ भूल जा और मेरी रखेल बन जा।
तेरा मरना भी कैंसिल कर दूंगा, इन सबको भी छोड़ दूंगा और तेरे बच्चे से भी तेरी जान छुड़वा दूंगा। तेरे बाप को भी यह बात कही थी मैंने, पर उसने नहीं माना और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सुरैया काफ़ी देर कुछ सोचती और कहती है, ठीक है, मंजूर है, पर पहले इन सबको छोड़ दो। अंगद, नहीं सुरैया, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, यह लोग ऐसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरैया, देखिए मास्टर जी, आपने मेरे और मेरे परिवार का भला सोचकर काफ़ी कुछ किया है, पर अब मुझे और किसी का एहसान नहीं चाहिए। अपने पढ़ने की जिद की वजह से मैंने पहले ही अपने पिता को खोया और अब आखिरी सारा अपनी दादी को नहीं खो सकती। और रही बात आपकी, क्यों मैं अपनी वजह से आपको भी मरने दूं? आप नहीं जानते यह लोग कितने खतरनाक हैं। अंगद, सुरैया तुम मेरा यकीन करो, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। सुरैया, उस रात की बात अब भी याद है मुझे, आज मैं वह रात फिर से दोहराना नहीं चाहती। आनंद, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस इन्हीं लोगों को जाने दो। सुरैया, तू सच कह रही है ना? कहीं तेरे बाप की तरह कोई चाल तो नहीं चल रही? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, और सच कहूँ अब तो मुझे में भी लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। अंगद, आखिर क्या हुआ उस रात को सुरैया, जो तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो? दादी, ओ सुरैया, हमका भी जानने को है कि हमार बिटवा का हत्या कैसन भइल और तोहरी हालत खराब कैसन भइल। आनंद, ए चुप करो तुम सब, यहाँ क्या कहानी बताने का कार्यक्रम चल रहा है? कहा ना सुरैया ने वह मेरे साथ जाएगी, बस बात खत्म। अंगद, सुरैया इसकी बात मत सुनो, तुम इसके साथ जाओ या नहीं, पर हमारी जान जरूर लेगा। यह बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये जान चुका है। अब इसका अंत नज़दीक आ गया है और इसीलिए यह सब किसी भी हालत में हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आनंद, अच्छा तो कौन लाएगा हमारा अंत? तू, एक मामूली सा स्कूल मास्टर, यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। अंगद, हाँ, मैं लाऊंगा तुम लोगों का अंत। इतना हंसने से पहले जरा पीछे मुड़कर भी देख लो। आनंद महेंद्र जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं उन लोगों के हर आदमी को पीछे से एक पुलिस वाला बंदूक तान कर घेर खड़ा होता है। आनंद, ये सब क्या है? अंगद, यह सब वही है जो तुम देख रहे हो। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, एक अंडरकवर एजेंट हूँ, जो इस कस्बे के बारे में जो बातें बाहर चल रही थी उसकी पूरी जांच करने एक मामूली मास्टर के भेष में आया था, ताकि तुम जीजा साले को रंगे हाथों पकड़ सकूं। अंगद के इतना कहते ही सुरैया दादी सब चौंक जाती है। दादी, बबुआ, ये का मतलब है? अंगद, दादी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ और मैं पहले दिन से यहाँ एक एक चीज का सबूत जुटा रहा था, और आज भी मैं अब तक यहाँ यह सब तमाशा इसलिए देख रहा था ताकि यह जीजा साला खुद अपने मुंह से सारा कुछ बक दे, क्योंकि यह सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी और इसीलिए मैं सुरैया के मुंह से उस रात की सारी घटना जानना चाहता था। सुरैया, मैं तो सारे सबूत इकट्ठा कर चुका हूँ, पर फिर भी तुम पर जो बीती है इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, ताकि यह दरिंदे किसी भी सूरत से बच ना पाए। तुम यहाँ जो भी कहोगी वह सभी कुछ हमारे उच्च अधिकारी देख रहे हैं, तो तुम्हें सब किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम हर एक बात उस रात की बताओ, जानती हो? बहुत हिम्मती थे तुम्हारे बाबा, जिन्होंने अकेले ही लड़ने की ठानी, और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे बाबा की वजह से ही इस कस्बे की बात हम तक पहुंची, वरना इस छोटे से कस्बे में क्या घट रहा है यह कहाँ किसी को पता चलता। इन दरिंदे को लगता है कि यह भगवान है, पर यह भूल जाते हैं कि इनके ऊपर असली भगवान भी बैठे हैं। दादी, का माखन की वजह से तुम लोगन को हम लोगों को दुख जान पाओ, पर वो कैसे? अंगद, हाँ, सच में उनके काम की जितनी सराहना की जाए वह कम है। विश्वास ही नहीं होता कि वह एक छोटे से कस्बे में रहते थे, क्योंकि दिमाग तो उनका काफ़ी तेज था और उसी का नतीजा यह है। पर अफसोस हम उन्हें बचा ना सके, पर हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। अंगद, माखनलाल इस मास्टर की सारी करतूत एक मोबाइल में छुप छुप कर रिकॉर्ड करता था। वह वीडियो आज भी है हमारे पास। मोबाइल ई का होत है? अंगद, दादी, एक मिनट, यह कहकर वह अपने साथी पुलिस से एक मोबाइल लाकर दादी को यह वीडियो दिखाने लगता है। ये यंत्र तो बड़ा महंगो लागो है, इतना महंगो यंत्र माखन के पास इतने पैसे तो ना रहो उसके पास। अंगद, अब माखनलाल इसे कैसे खरीदा या फिर कहाँ से लाया यह तो मुझे नहीं पता, पर एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी। एक छोटे से कस्बे में रहकर भी वह खुद को आधुनिक बनाकर रखता था, और शायद उसे गवार समझने वाले ये सोचते थे कि
उसे कुछ भी नहीं पता, शायद इसीलिए उसने अपनी बाजी मार ली। दादी, अब हमका याद आई रहो है कि काहे वो उस जमीन बेचने के लिए इतना उतावलो हो रहा था। माखन, शायद यही यंत्र खरीदने का चलते, पर ये काम हम सबको बताए कि भी तो कर सकते थे। सुरैया, दादी, आप तो उन्हें हर काम के लिए रोकती थी। ऐसे में वह अगर आपको बता देते कि वह एक मोबाइल खरीदना चाहती हैं ताकि वह इससे आनंद मास्टर की करतूत रिकॉर्ड कर सके, तो क्या आप उन्हें खरीदने देती? फिर तो वो रात की घटना भी इस यंत्र में माँ कैद होगी। अंगद, नहीं, उस रात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए तो उनकी हत्या का राज हम नहीं जान पाए और वही जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। अब सुरैया ही बता सकती है उस रात क्या घटा था। दादी, फिर बबुआ, हमरी सुरैया के ब्याह करना भी तुमरे काम का ही अंश हुई और हम पगली समझ रही थी कि अब सुरैया की चिंता से हम मुक्त हो गई। सुरैया, दादी, अगर यह इनका काम का हिस्सा ना भी होता तो अभी मैं शादी को आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही मैं तरस की वजह से किसी पर अपना भार देने वालों में से हूँ। मास्टर जी, ओ नहीं नहीं सर जी, आपको मुझसे जो जानना है मैं सब बताऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बाबा की मेहनत और कुर्बानी को नज़रअंदाज नहीं किया। और दादी की बातों का बुरा मत मानिएगा, वह तो बस मेरी चिंता की वजह से उन्होंने ऐसा पूछ लिया। इससे पहले अंगद उसे कुछ कहता या बता पाता, सुरैया के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह जमीन पर बैठकर दर्द से झटपटाने लगती है। दादी और अंगद उसे तुरंत उस कस्बे के बाहर एक अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टरी जांच से पता चलता है उसका बच्चा 2 दिनों पहले ही मर गया था और उसे जो तुरंत निकाल ना गया तो सुरैया का बच पाना भी मुश्किल है। खैर, सुरैया का ऑपरेशन किया गया, पर उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी। दादी बाहर बैठी परेशानी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अंगद उनके बगल में जाकर बैठ जाता है और कहता है, दादी परेशान मत होइए, सुरैया बहुत ही बहादुर लड़की है, देखिएगा वह इस पल से भी बाहर आ जाएगी। दादी, हम ये लिए परेशान नहीं है कि उसका तबीयत ठीक नहीं, हम तो ये लिए परेशान है कि वो ठीक हुई के भी अब का करी। का बच्चों है उसका जीवन में, माँ बाप रहो नहीं, बलात्कार, ऊपर से एक बच्चा रहो जो तो से थोड़ू आस रहे के चलो आकर ब्याह हो गए हो, वो भी नहीं रहे। का होवन ऐसन जीवन का, ऐसे अच्छा तो ही मर जात। अंगद, ऐसे मत बोलिए दादी, सुरैया से मैंने शादी भले ही मैंने अपने काम के लिए की, पर अब मैं उसे सच में अपनी पत्नी मानता हूँ। हाँ, अगर सुरैया इसे एहसान समझकर इस शादी को ना माने तो मैं उस पर जोर भी नहीं डालूंगा। दादी, का सच में तू अभी भी अपनी पत्नी मानत है? हाँ हाँ दादी। दादी, फिर सुरैया का दिमाग खराब हो गयो है कि वही ब्याह से इनकार करी। ओकर तो ही सौभाग्य है जो तोहार जैसन पति ओके मिले। दादी की इस बात पर अंगद मुस्कुरा देता है, पर क्या वह सच में सुरैया के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था? खैर, कुछ घंटे बाद सुरैया को होश आ जाता है और दादी उससे खुशी में कहती है, अरे सुरैया, तोहार तो भाग्य खुल गया बबुआ, उभई भी तोके अपनाने को तैयार है। तोहार दुख तो अब खत्म हुई गवा, पहले ही बच्चे से जान छूटो, अब तोहार जिंदगी माँ कोनो झमेलो नहीं। सुरैया खामोशी से अंगद की ओर देख रही थी। पता नहीं उसे अंगद के इस फैसले के पीछे बेबसी क्यों दिख रही थी, पर वह इस बारे में दादी से कुछ नहीं कहती, पर अंगद से कहती है, सर जी आपको मेरा बयान लेना है ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंगद, नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं, पहले तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, फिर मैं ले लूँगा बयान। फिर कुछ दिनों बाद सुरैया ठीक होकर घर आ जाती है, पर वह अंगद के साथ नहीं, दादी के साथ ही रहेगी, यह कहकर दादी के घर ही आ जाती है। अंगद उससे मिलने सुरैया के दादी के यहाँ जाता है और थोड़ी देर हालचाल पूछने के बाद सुरैया उस रात की घटना बताना शुरू करती है। उस रात मैं गहरी नींद में सोई थी। पता नहीं बाबा ने अचानक से मुझे उठाया और बिना किसी शोर शराबे के मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा भी कि मुझे वे कहाँ ले जा रही है, पर उन्होंने बिना किसी आवाज़ के चलते रहने को कहा। फिर हम दोनों चलने लगे, सुनसान सड़क, ऊपर से रात का वक्त। बाबा को पता नहीं डर लग रहा था या नहीं, पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने बाबा से वही रुककर पूछा, बताइए ना बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? दादी उठ जाएगी और मुझे अपने पास ना पाकर परेशान हो जाएगी, कम से कम उन्हें तो बता कर आते। बाबा, सुन बेटा, किसी को भी बता कर आने का वक्त नहीं था हमारे पास। उन लोगों को मेरी योजना का पता चल गया है और अब वह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी तो बस जान ही ले सकती है।
पर मुझे तेरी चिंता है। वैसे भी उस आनंद की गंदी नज़र तुझ पर पहले से ही है, इसीलिए सबसे पहले मुझे तुझे एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा ताकि आनंद तुझ पर हाथ न डाल सके। मैं पर बाबा, आप मुझे दूर भेजकर उनसे तो बचा लेंगे, पर आप और दादी, आप दोनों को भी तो खतरा है। और ऐसी कौन सी योजना है जो उनको पता चल गई? बेटा, मैं इस कस्बे के बारे में सोचता हूँ। वह पूरा कस्बा ही मेरा परिवार है और इन भेड़ियों ने इस कस्बे को अपनी अय्याशी का ठिकाना बना रखा है। मेरे जीते जी यह कभी मैं होने नहीं दूंगा। पर एक धोखेबाज में मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया। वह कहते हैं ना, रावण को हराना नामुमकिन होता है। अगर जो विभीषण ने राम का साथ न दिया होता, बस मैं भी इसी कस्बे के विभीषण को समझ नहीं सका और उसे अपना हर राज बताता गया। सुरैया फिर अंगद से कहती है, उस दिन तो मैंने बाबा से पूछा नहीं, पर अब मैं समझ आ गया कि वह विभूति काका के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं इतना डरी हुई थी कि बाबा को बड़े ही बेमन से सुन रही थी। हर वक्त ऐसा लग रहा था मानो कोई अचानक सामने आ धमकेगा। अंगद, पर तुम्हारे बाबा को जब पता ही था कि तुम लोगों पर मुसीबत आने वाली है, तो फिर इतनी रात को तुम्हें लेकर उन्हें नहीं निकलना चाहिए था। बात तो आपकी सही है, पर अगर घर ही सुरक्षित ना हो तो फिर सुनसान सड़क का क्या कहना? फिर आगे क्या होता है? आगे हम काफ़ी देर से चले जा रहे थे कि तभी एक बस आती दिखाई देती है। बाबा वह बस देखकर ना जाने क्यों घबरा गए, क्योंकि इतनी रात को बस, वह भी सुनसान सड़क पर। बाबा ने मुझे अपने पीछे कर लिया और वही सड़क किनारे रुक गए और बस के गुजरने का इंतजार करने लगे। बस आकर हमारे सामने ही रुक गई और उसका ड्राइवर बाबा से कहता है, चलो भाई साहब, कहीं छोड़ दो क्या? बाबा, नहीं नहीं, हमारा घर पास में ही है, बस पहुंचने ही वाले हैं। वैसे इतनी रात को इस सड़क पर बस कहाँ से आ रहे हो भाई, और कहाँ को जा रहे हो? ड्राइवर, अरे भाई साहब, तीर्थ यात्री है सभी, बस अब सारे अपने घर को लौट रहे हैं। बाबा और मैंने बस में झांका तो देखा कि उस बस में बूढ़े बच्चे औरतें सभी बैठे हैं। तो बाबा को ड्राइवर की बात पर यकीन आ गया। हम अपने कस्बे से काफ़ी दूर भी आ गए थे, इसीलिए हमें आनंद और उसके आदमियों का डर नहीं था। बाबा ने फिर उस ड्राइवर से कहा, भाई, हमें क्या सबसे नज़दीकी बस अड्डे तक छोड़ दोगे? ड्राइवर, पर तुमने तो कहा कि यही नज़दीकी तुम्हारा घर है, फिर अब बस अड्डा? बाबा, हाँ, वह अचानक इतनी रात को सुनसान सड़क पर बस देखकर डर गया, इसीलिए झूठ कह दिया। फिर हम दोनों बस पर चढ़ जाते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। हम बस पर चढ़कर बैठ गए और थके होने की वजह से थोड़ी देर बाद ही हमारी आंख लग गई। शायद हम बस में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मैं भी चैन से सो रही थी और रात का वक्त था। चारों तरफ शांति, बस भी सर पर सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। अचानक मेरी नींद बाबा के शोर से खुली। बाबा, रोको बस, हमें ही उतरना है, मैं कह रहा हूँ, रोक दो बस। मैं भी अचंभित थी कि क्यों बाबा ऐसा कह रही है। फिर मैंने बाबा से इसका कारण पूछा। क्या हुआ बाबा, आप इस बस को क्यों रुकवा रही हैं? जरा बाहर झांक कर देख, तुझे सब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैंने जब बाहर झांका तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसा क्या देख लिया तुमने? हम वापस अपने कस्बे के रास्ते की ओर जा रहे थे। क्या कस्बे की ओर? पर वह कैसे? हमारा घर से भागना, हमारी योजना, सभी कुछ आनंद और महेंद्र को मालूम पड़ चुका था और इसीलिए उन्होंने हमारा पीछा करने की जगह हमें वापस इसी कस्बे में लाने की ठानी, क्योंकि यही एक जगह थी जहां वे जो चाहे कर सकते थे। ऊपर से उन्हें पूरा सहयोग मिलता। अगर गलती से उन्हें किसी ने कोई जुर्म करते देख भी लिया तो भी वे सुरक्षित ही रहेंगे। खैर, उस बस ड्राइवर ने बाबा की एक भी बात नहीं मानी और अंत में हम आ पहुँचे हमारे कस्बे के स्कूल में। हमें बस से ज़बरदस्ती उतारा गया और फिर महेंद्र प्रताप ने उस बस ड्राइवर को जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वह बस वहाँ से 9-2-11 हो गई। मेरी धड़कन इसी तेज चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर आनंद मेरे सामने आकर मेरे केस पकड़कर मेरे बाबा से कहता है, माखनलाल, अगर हमारे मुताबिक चलते तो आज तेरी बेटी का वह हाल नहीं होता जो अभी इसके साथ होने वाला है। अब तो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की इज्जत लुटते हुए देखेगा। खबरदार, जो सुरैया को छूने की कोशिश भी की, अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोग सब पछताओगे। तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब भी वक्त है, इस कस्बे को छोड़कर चले जाओ, वरना कहीं इतनी देर ना हो जाए कि चाहकर भी तुम लोग यहाँ से कहीं सही सलामत ना जा सको। महेंद्र, अरे माखनलाल, तेरी बात सुनकर तो ऐसा लगता है
मानो मैं नहीं, तू ही नेता है। ठीक है, चल तेरी भी पहुंच देख ही लेंगे, पर पहले जो करने में तुम्हारी बेटी को यहाँ लाए हैं वह तो कर ले। यह सब कहते हुए सुरैया बिलख बिलख कर रोने लगी। इस पर अंगद उसे पानी लाकर देता है और कहता है, सुरैया आगे क्या हुआ होगा मैं समझ गया, पर फिर भी तुम्हें अपनी जुबान से कहना होगा। मेरा बस चलता तो इस प्रक्रिया को यहीं रोक देता, पर मैं भी कानून के हाथों मजबूर हूँ। सुरैया, उसके बाद जो हुआ यह कोई भी अनुमान लगा नहीं सकता। फिर आप कैसे समझ गए बिन मेरे कहे? अंगद, एक अकेली लड़की, घनी काली रात, चारों तरफ से भेड़ियों का झुंड, और उसके साथ जो भी हो, क्या हो सकता है? आखिर एक पुलिस वाला हूँ, इतना तो समझ ही सकता हूँ। सुरैया, सिर्फ मेरा बलात्कार हुआ होता तो फिर भी मैं कहती कि आपने सही समझा, पर अंगद, सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ तो फिर और क्या? ओह, तुम्हारे बाबा की हत्या भी? सुरैया, और भी बहुत कुछ सर जी, और भी बहुत कुछ। ऐसे ही मैंने अपना दिमागी संतुलन नहीं खो दिया। यह लोग इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। इतना कहते ही सुरैया की हालत बिगड़ने लगी और वह जोर जोर से सांसें लेने लगी। अंगद उसकी बिगड़ती हालत को देखकर अपनी कानूनी प्रक्रिया रोक देता है और उसे दवाई देकर सोता छोड़ कमरे से बाहर चला आता है। पर अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। आखिर इतना क्या भयंकर घटा था जो सुरैया इतनी बेचैन हो गई? यही सोचते हुए आनंद अगले दिन आएगा दादी से कहकर चला जाता है। क्या बताती है सुरैया अगले दिन? सुरैया, जानती है सर जी, बलात्कार एक लड़की के लिए जीते जी मौत की सजा है, जहाँ उसका शरीर तो जिंदा रहता है पर आत्मा मर जाती है। और जब सामूहिक बलात्कार हो तो फिर उसका दर्द तो बयां भी नहीं किया जा सकता है। अंगद, सामूहिक बलात्कार हुआ था क्या तुम्हारे साथ? मुझे तो लगा कि सिर्फ आनंद ने। छी, पता नहीं ये दरिंदे अब तक खुला कैसे घूम रहे थे। मेरा बस चले तो एक एक को गोली मार दूं। सुरैया, पहले आनंद, फिर उसका जीजा, फिर उसके 2 आदमी, फिर तो ना जाने कितने ही आए। शायद मैं वह देखने की हालत में नहीं थी। मेरे बाबा बस चीखे जा रहे थे और मुझे अपने बाबा का वह बेबस चेहरा ही दिख रहा था। हाँ, यह पता नहीं चल रहा था कि बाबा उनसे किस बात की माफ़ी मांगे चले जा रहे थे, पर शायद अब उस बात का जवाब भी मिल गया। शायद यह वीडियो वाली बात का पता उन्हें भी चल गया होगा। एक वक्त ऐसा आया जब बाबा ने चीखना बंद कर दिया। शायद मेरे चीथड़ों को देखकर वह पत्थर बन गए थे। फिर बाबा ने कहा, आज जो दुर्दशा तुम लोगों ने सुरैया की है, अगर इससे भी बदतर दशा मैंने तुम लोगों की ना की तो मेरा नाम भी माखन लाल नहीं। बेचारे मेरे बाबा अब भी लड़े जा रहे थे। फिर जो हुआ वह देखने के बाद ही शायद मैं अपने होश खो बैठी। क्या हुआ उसके बाद? मुझे नग्न और अधमरी हालत में ही खींचकर उन्होंने दरिंदे ने बाबा के सामने मुझे पटक दिया। मुझे जरा जरा सा होश था, पर बाबा को देखकर मैं जोर जोर से बिलखने लगी। बाबा अपनी कमीज खोलकर मुझे ढकने के लिए आगे बढ़े कि तभी उन दरिंदों ने बाबा को दबोचकर उनके मुंह में जबरदस्ती तेजाब डालना शुरू कर दिया। बाबा की चीख मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे आंखों के सामने बाबा तड़प रहे थे। उनकी तकलीफ शायद ही कोई समझ रहा होगा। उनके अंदर के अंग उनके मानो गल रहे थे। ना तो वह मर ही रहे थे और ना ही वह झटपटाना बंद कर रहे थे। मेरे अधमरे शरीर में जैसे अचानक जान आ गई। मैं बाबा बाबा चीखती हुई उनके पास गई। वे दरिंदे हंस रहे थे। शायद मैं नग्न हूँ, मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा। मैं बस बाबा को पकड़कर रोए जा रही थी। इतने में भी उन दरिंदों को चैन नहीं मिला। उन्होंने मेरे बाबा को मेरे पास से खींचकर पेड़ पर रस्सी से फांसी पर लटका दिया। मेरे सामने मेरे बाबा ने तड़प कर अपना दम तोड़ दिया और उसी के साथ मैंने अपना खुद के साथ रिश्ता भी तोड़ लिया। उसके बाद फिर मेरे जीवन में आगे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा मैं यह भी नहीं जानती। यह कहकर सुरैया टूट कर रोने लगती है। उसके बाद उसकी दादी का कहना शुरू करती है, हम तो रात ही से परेशान रहो कि ई बाप बेटी कहाँ चले गयो, पर जब सुबह बाहर शोरगुल सुनाई रहो तो हमें भी स्कूल के बाहर गए तो हम जो देखो हमारे होश ही उड़ गवा। माखन फांसी पर लटका रहो और सुरैया माखन का कमीज से अर्धनग्न हालत में वहाँ बेहोश पड़े रहो। सारा गांव वालन उहा रहो, पर कोनो भी आगे आने को हिम्मत ना कर ले तो हमें सुरैया के एक बोरा से ढक देनी और फिर वहाँ पुलिस आई रहो। माखन के लाश ही की कहीं के पोस्टमार्टम हुई ले गयो, पर फिर भी हमका ओकार लाश ना मिले।
बाद में खुदकुशी बताई के अपना पल्ला झाड़ ले लो पुलिस, और उधर सुरैया के होश आए रहो पर ही अपन दिमागी संतुलन खोल दे रे। एक साथ दुई तूफान हमार ऊपर गिर गयो रे। अंगद, शायद उन्होंने तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया होगा, या फिर सोचा होगा कि तुम्हारे बाबा के न रहने से तुम क्या ही कर लोगी। खतरा तो उन्हें तुम्हारे बाबा से था दादी। नहीं, वो सुरैया को जिंदा रखे का एक और कारण हुई, ताकि वो मास्टरवा जब चाहे इसे अपन भूख मिटा सके। जो हो गई मिट्टी डाल दो, अब जो हुई वालो रहो वो गईल, अब का बात करो। अब तो हमार सुरैया एक पुलिस अफसर की लुगाई हो। नहीं दादी, मैं इस शादी को नहीं मानती, मुझे नहीं रहना इनकी बीवी बनकर। का कहत रहो करमजली, ऊ तो तोहार भाग्य अच्छो रहो कि ये बबुआ तोहार जिंदगी में आए रहो, वरना एक लड़की जेकर साथ इतना कुछ घट गयो ओकार साथ बिहा के करी। मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पूरी जिंदगी एहसान तले जीना मुझे मंजूर नहीं सर जी। आपको जब भी मेरी गवाही या मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर रहूंगी, पर यह शादी को आप भूल जाइए, और हो सके तो आप इस कस्बे से भी चले जाइए। अंगद बस सुरैया की बातों को सुनता रहा। शायद वह भी अंदर से यही चाहता था, इसीलिए बिना एक शब्द कहे वह सुरैया से के घर से चला जाता है। उसके जाते ही दादी का करमजली, इससे अच्छा तो तू पागल ही रह, तो भगवान ने तोहार दुख देखकर इतना अच्छा वर भेजो दे लो, पर ही अपने हाथों से सब सत्यानाश कर दे लो। देख रहे तुम आखन काहे ही जंजाल को हमारे माथे रखकर चल दे ले। यह कहकर दादी रोने लगती है। सुरैया भी रोना चाह रही थी, पर शायद उसके आंसू अब सूख चुके थे। दादी, अब तो हार का हुई सुरैया। दादी, कोई भी भला इंसान एक पागल के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि उस वक्त वह एक काम पर होता है। उसने मेरे बाबा के कातिलों को पकड़ने में, मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी इतनी मदद की। क्या यही कम बड़ी बात है? और जब उसके गले में पड़ जाऊं दादी, मैं उनके लायक नहीं हूँ, आप ये क्यों नहीं समझती? जब तू पागल रही वो तब त्योहार से बिहार हो, फिर अब तू तो ठीक है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठाओ है। वो सबसे अलग उका ही शादी से कोनो दिक्कत ना रहे, फिर तो कहे अपन पेरन में कुल्हाड़ी मार ले। अभी तो हम जिंदा हुई, पर ये बुढ़िया भी कब तक जिंदा रही, फिर तो हार का हुई। अकेला पाकर फिर एक आनंद आ धमकी बेटा, जमाना बड़ा खराब हो, जहाँ एक अकेली लड़की का देख सब भूखा भेड़िया बन जाते हैं। सुरैया, मानती हूँ अब मैं ठीक हो गई हूँ, पर क्या यह कभी ठीक हो सकता है कि मैं एक बलात्कार पीड़िता हूँ? कोई भी भला आदमी उस लड़की के साथ रिश्ता क्यों बनाएगा जो अपनी इज्जत पहले ही गवा चुकी है, एक बच्चा भी गिरा चुकी है। दादी, तो ये सब माँ तोहार कछु गलती रहेगा, और ये सब बात बबुआ से छुपल नहीं रही। सुरैया, ओहो दादी, कैसे समझाऊं आपको? जब हम अस्पताल में थे सरजी की माँ का फ़ोन आया था, वह तो मेरे पास से उठकर बाहर चले गए, पर मैं उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे गई। वह बात तो शायद वह मेरे सामने कभी कह पाते। शायद उनकी माँ हमारी शादी के बारे में ही पूछ रही थी, तो उस पर सरजी ने कहा, हाँ माँ, हमारे काम में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे करने में हमारी मर्जी नहीं होती, पर फिर भी करना पड़ता है। अब सब कुछ अचानक से छोड़कर तो नहीं आ सकता ना। हाँ, पर जल्दी आने की कोशिश जरूर करूँगा। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह इस शादी को लेकर चिंतित हैं, और मैं बोझ बन गई हूँ उन पर। इसीलिए उनकी चिंता को मैंने ना कहकर अपनी तरफ से ही ख़त्म कर दिया। वह बहुत ही भले इंसान है, मुझे मना करके वह कभी मेरा दिल नहीं दुखाएंगे। मुझे यह पता था, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया और उनके बोझ को हल्का कर दिया, ताकि यहाँ से वह बिना किसी दुविधा के चले जाए। वह फरिश्ता है दादी, मेरा और उनका कोई मेल नहीं। अगले दिन अंगद ना तो सुरैया के घर आया और ना ही उसको किसी ने कस्बे में देखा। सुरैया को लगा वह जाने के लिए इतना उत्सुक था कि मेरे मना करते ही यहाँ से चला गया। सुरैया थोड़ी उदास तो हुई, पर फिर भी वह अपने आप को सामान्य दिखाने लगी। तभी गांव का एक आदमी आकर दादी से कहता है, अम्मा, वो नया मास्टर का तबीयत बहुत ही खराब हो, सुबह से बिस्तर पर पड़ो है। वो तो मोहन काका ओका दूध देवे गए तो पता चलो। सुरैया भी वहीं थी। यह खबर सुनते ही वह दौड़ी दौड़ी अंगद के घर, तो देखा अंगद बिस्तर पर पड़ा करहा रहा है। सुरैया फटाफट से उसके लिए काढ़ा बनाकर ले आती है और काढ़ा पिलाने के बाद अंगद के सर पर पानी की पट्टी करने लगती है। उसके बाद सुरैया वहीं रहकर अंगद की सेवा करने लगती है। धीरे धीरे अंगद ठीक होने लगा।
वह देखता है उसके कुछ भी कहने से पहले ही सुरैया सब कुछ उसके सामने हाजिर कर देती है। एक दिन मैं सुरैया को एकटक देखे जा रहा था और शायद कुछ पूछना भी चाहता था। सुरैया, क्या पूछना चाहते हैं सर जी? यही कि मैं यहाँ हूँ, अपने घर नहीं जा रही। आप चिंता मत कीजिए, आप एक बार ठीक हो जाए मैं चली जाऊंगी। आप भी अपनी माँ के पास चले जाइएगा, आखिर उनको भी आपकी फिक्र सताती होगी। अंगद, माँ तुम्हें कैसे पता? सुरैया, क्या पता आपकी माँ है यह? माँ तो सबकी होती है ना, तो जाहिर है आपकी भी होगी। हाँ, कुछ एक जन्म से बदकिस्मत होती है। खैर छोड़िए ये सारी बातें, आपके लिए खिचड़ी बनाई है, अभी वह खाकर यह काढ़ा पी लीजिए। अंगद, नहीं, मुझे नहीं खानी खिचड़ी और ना ही यह काढ़ा पीना है। सुरैया, हाँ समझ आ रहा है कि तबीयत ठीक हो गई है, वरना अब तक क्या दे रही थी? कुछ शुद्ध भी था। अब चुपचाप कुछ दिन और यह सब खा लीजिए, बाद में जो मर्जी वह खा लीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एक पत्नी की तरह आपके ऊपर हुक्म चला रही हूँ, पर नहीं, यह सब दोस्ती ही समझ लीजिए। अंगद चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। ना जाने क्यों सुरैया की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर सुरैया कहती है, एक बात पूछूं आपसे, यहाँ से जाने के बाद हम सबको याद रखिएगा या भूल जाइएगा? मतलब अब हम तो आपसे मिलने शहर नहीं जा पाएंगे, पर आप तो कभी कभार आएंगे ही ना। अंगद उसकी इस बात पर उसे एकटक देखे जा रहा था। सुरैया उससे नजरें चुरा रही थी और चाहकर भी सुरैया अंगद के लिए अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रही थी। अंगद, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या? हाँ पूछिए। तुमने हमारी शादी को मानने से इनकार क्यों किया? क्या सच में तुम ऐसा ही चाहती हो? सुरैया अब तक जो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, अंगद ने इस सवाल से अपने आंसुओं को रोक ना सकी। सर जी, कहाँ आप पढ़े लिखे एक बड़े अफसर और कहाँ मैं एक गाँव की मामूली सी लड़की। माना आपको अपना फर्ज निभाने के दौरान मुझसे शादी करनी पड़ी, और तब मेरी मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं थी कि यह सब कुछ रोक या समझ पाती, पर अब तो सब समझती हूँ ना। फिर क्यों जबरदस्ती उस रिश्ते को ढोना जिसमें कोई लगाव या प्यार ही ना हो? और आपको मेरे लिए बुरा महसूस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक बार जब अपने घर वापस चले जाइएगा, देखिएगा इस सुरैया को ज़्यादा दिनों तक भी याद भी नहीं करिएगा। और तुम भी मुझे भूल जाओगी। हाँ तो और क्या, जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते ही रहना है, लोगों का क्या है, आते जाते रहते हैं। और वैसे मेरी दादी और मेरा एक दूसरे के साथ होना ही काफ़ी है। अंगद कुछ नहीं कहता और सुरैया को अपने घर चली जाती है। शाम को अंगद सुरैया के घर आकर कहता है, दादी आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सुरैया भी वहीं बैठी सब्जियाँ काट रही थी। अंगद के जाने की खबर सुनकर उसने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी बेचैनी वह शायद बयां ही नहीं कर सकती, मानो उसकी कोई अमूल्य चीज छीनने वाली हो। मैं तो यही चाहती थी, फिर क्यों मेरा दिल इतना रो रहा है? सुरैया के मन ही मन सोचा। उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से उसकी उंगली कट गई। अंगद दौड़कर आता है और दादी से शक्कर मांगकर उसकी चोट पर लगाने लगता है। फिर वह सुरैया से कहता है, जब तन और मन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो तो ऐसा होना तो स्वाभाविक है। सुरैया अंगद के इस बात का मतलब तो समझ रही थी, पर उसे खुद तो पत्थर बनाकर रखना था, वरना वह आज कमजोर पड़ी तो उसके सारे जज्बात बाहर आ जाएंगे। अंगद, ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। इतने में उसका फ़ोन बज उठा और वह हेलो कहकर बाहर निकल गया। सुरैया भी उसके पीछे गई, शायद आखिरी दफ़ा उसे देखने। अंगद फ़ोन पर, नहीं माँ, पता नहीं, मैं बड़ा ही बेचैन हूँ। यह सच है कि मैं भी शादी को निभाना नहीं चाहता था, पर आज यहाँ से सब कुछ उसे छोड़कर जाते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। जिस दिन से मैंने यहाँ अपने कदम रखे हैं, बस उसकी तरफ ही खिंचा चला गया, यह जानते हुए भी कि उसकी हालत कैसी है। मैं उससे खुद को दूर नहीं रख पाया। आज जब उसने खुद ही मुझे मना कर दिया, फिर भी उसके पास ही जाने को मेरा दिल कर रहा है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुरैया ये सारी बातें सुन लेती है और रोते रोते अपने कमरे के अंदर चली जाती है। दादी भी उसकी हालत समझ लेती है, पर वह जानती थी कि ये माखन की बेटी है, जिद्दी, एक बार जो ठान लियो वो करके ही दम लेवेगी। अगले दिन अंगद जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में कस्बे का एक आदमी अंगद के पास आकर कहता है,
कि सुरैया की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अंगद दौड़ता हुआ सुरैया के घर पहुंचता है, जहां सुरैया बुत बनी बैठी थी। सुरैया अचानक से दादी को क्या हुआ, कल तक तो ठीक थी। सुरैया एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, इस बुढ़िया ने अपनी चाल चल दी। अंगद अपनी भुएं सिकोड़ते हुए, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम मुस्कुरा रही हो। कहीं वापस से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग कभी सही होना ही नहीं चाहिए था, तो सारे झंझटों से बच जाती। दादी को लगा इसके मर जाने से मैं आपसे अपना बिहार नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं इसके भरोसे ही आपसे हुई शादी को इनकार कर रही थी, तो इसीलिए इसने खुद को ही हटाना मुनासिब समझ लिया। पर तुम यह सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? सुरैया ने अंगद को एक दूध का गिलास दिखाया, जिसमें धतूरा कूटकर मिलाकर पिया था दादी ने। सुरैया, अगर तुम यह सब ना किया होता तो शायद दादी आज जिंदा होती। सुरैया, पर अब मैं भी इस फैसले पर अड़ी हूँ। यह मत समझिएगा कि दादी के ना रहने पर मैं अपने रिश्ते को मान लूँगी। आप चले जाइए सर जी, दादी ने अपनी मर्जी चला ली, अब मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अंगद गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और इधर सुरैया अपनी दादी के क्रियाक्रम में लग जाती है। आखिर सुरैया के इस बेरुखी और पत्थर दिली का राज क्या था? सुरैया अकेले अपने कमरे में बैठी अपनी दादी को याद करे रोज आ रही थी। रोते रोते वह दादी से कहती है, दादी, इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझसे एक बार भी मेरी हालत नहीं जाननी चाहिए? एक बार भी अपनी सुरैया से नहीं पूछा कि तू कहाँ ऐसा कर रहे हो? ठीक है, अब आपको अपनी ही मनमानी करनी थी, फिर अब मैं भी अपनी ही मनमानी करूँगी। मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा मेरा मन कहेगा। मैं यह कस्बा ही छोड़कर चली जाऊँगी, वहाँ चली जाऊँगी जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता हो। बस एक बार आपके सारे क्रियाक्रम संस्कार हो जाए। और भी बहुत कुछ सुरैया अपनी दादी से कहीं जा रही थी कि तभी पीछे से अंगद आकर कहता है, आखिर कहाँ जाना चाहती हो तुम? कहो तो मैं छोड़ दूं। अंगद अभी तक गया नहीं, जितना हैरान आप हो गए, कहीं ज्यादा सुरैया हैरान हो गई। सुरैया, क्या बात है सर जी, कुछ भूल गए क्या यहाँ जो फिर आ गए? अंगद सोचकर तो गया था कि यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल ही जाऊंगा, पर क्या करूं, उससे पहले ही मेरी सब भूल दूर हो गई। या यूं कह लो कि किसी ने सब भूल दूर कर दी और अब इस भूल भुलैया में से सब कुछ निकलने आया हूं। सुरैया अंगद की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, इसीलिए वह बस उसे देखे जा रही थी। सुरैया, यह सच है कि मैंने तुमसे शादी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया था, और इस शादी को लेकर मैं बड़ा परेशान भी था। मैं अपनी हर भावनाएं अपनी माँ को बताता था, क्योंकि इस दुनिया में मुझे उनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। अंगद यह सब कह ही रहा होता है कि सुरैया उसे बीच में ही टोक देती है। एक मिनट सर जी, आपकी तो बस थी ना अभी? आप वहाँ ना होकर यह सब बताने आए हो मुझे? आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? कहा ना मैंने, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और ना ही मुझे आपके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी है। कृपया करके चले जाइए इस कस्बे से और मेरी ज़िंदगी से। बस भी करो सुरैया, सब जान चुका हूँ मैं तो। तुम यह सब नाटक खत्म कर सकती हो। सुरैया हैरानी से, नाटक? कैसा नाटक? तुम भी मुझसे प्यार करती हो? इस बात को छुपाने का नाटक? प्यार, यह किसने कहा आपसे? जबरदस्ती या हालत के दबाव में बंधे रिश्तों में भी प्यार होता है कभी? ठीक है, चलो मान लिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर वह देखभाल, वह हमदर्दी क्यों? वह तो अपने लिए, आपने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए इतना तो बनता ही है ना। चलिए मान लिया मैंने कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, पर आप करते हैं मुझसे प्यार? इस पर अंगद चुप हो गया कि तभी पीछे से एक औरत अंदर आकर कहती है, यह भी तुमसे बेपनाह प्यार करता है सुरैया, बस अपने जज्बात को समझ नहीं पा रहा था। सुरैया उस औरत को हैरानी से देख रही थी। औरत, मैं इसकी माँ हूँ सुरैया। माँ सुनकर सुरैया एकदम से घबरा जाती है और अपनी नजरें चुराने लगती है। अंगद की माँ, बेटी माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम पर बड़ी ज्यादती की है। क्या करूँ, माँ जो हूँ। अंगद, आप इससे माफ़ी क्यों मांग रही है? और आपने मुझे वापस इसके पास क्यों भेजा? देखिए कैसे अकड़ रही है। आपने तो कहा था कि यह नाटक कर रही है, पर इसके तेवर देखकर लग तो नहीं रहा कि यह नाटक कर रही है। माँ, कहने को तो तू एक पुलिस अफसर है, पर एक औरत का दिल कोई पुलिस वाला नहीं, एक प्रेमी ही पढ़ सकता है। तो इसको चाहता है, यह बात मुझे पहले से ही मालूम है, चल गई थी, पर मैं स्वार्थी बन गई थी।
मुझे एक ऐसी लड़की जिसकी मानसिक अवस्था खराब थी, ऊपर से बलात्कार पीड़िता, अपनी बहू के रूप में नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैंने एक तार इसके नाम पर भेजा था, जहां मैंने इसे तुझसे दूर रहने की विनती की थी। वैसे मैं तो इसे चेतावनी देने वाली थी, पर फिर सोचा धमकियां अक्सर उतना काम नहीं कर पाती जितना कि विनती कर सक जाती है, और हुआ भी यही। इसने तुझसे अपने सारे रिश्तों को स्वीकार से मना कर लिया। अंगद, तो क्या यह आपके तार की वजह से ही ऐसा बर्ताव कर रही हैं? तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता इससे? वैसे तो तेरी बड़ी धौंस चलती है, इसके सामने कहाँ चली जाती है तेरी सारी धौंस? अंगद सुरैया से, तो अब तुम यही कहोगी कि इस रिश्ते को नहीं मानती? हाँ, अब भी मेरा फैसला यही है। सुरैया के जवाब से अंगद के साथ साथ अब उसकी माँ भी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से सुरैया इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती। पर जब सुरैया फिर भी इस रिश्ते को नहीं मानती, तब वह भी हैरान हो जाती है। अंगद की माँ, अब क्या हुआ सुरैया? मेरे मना करने पर ही तुम यह नाटक कर रही थी, पर अब जब मैं ही अपनी स्वीकृति दे रही हूँ, फिर यह ना किस लिए? माफ़ कीजिएगा काकी, छोटी मुँह बड़ी बात होगी। आपको यह रिश्ता इसीलिए मंजूर नहीं था क्योंकि मेरे साथ बलात्कार हुआ था, या फिर मैं कभी पागल थी और सर जी को मेरे साथ शादी अपने काम की वजह से करना पड़ा। इन सब में बस आप लोगों को तरस और दया ही दिख रही है मुझ पर। इंसान अपने कर्मों का बोझ तो सारी उम्र ढो सकता है, पर एहसान का बोझ ढो नहीं सकता। मैंने सर जी को खुद फोन पर आपसे बात करते हुए सुना था कि उन्हें यह रिश्ता प्यार की वजह से आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि लगाव के लिए होगा। अगर हम एक जानवर के साथ भी ज़्यादा दिन रहते हैं तो उससे भी लगाव हो जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे शादी के बंधन में ही बन जाएं। शादी जैसे पवित्र बंधन में प्यार का स्थान सबसे बड़ा होता है, और यहाँ उसी पर संदेह है। अंगद की माँ, नहीं सुरैया, ऐसा नहीं है। यह तुमसे दिल से प्यार करता है, मैं माँ हूँ इसकी। यह जितना अपने बारे में नहीं जानता उतना मैं जानती हूँ इसके बारे में, तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो। बस माँ, चलिए अब यहाँ से। इसे बहुत घमंड है अपने आप पर, रहे अकेली। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा इसके बिना, तब से बस तरस और एहसान लगा रखा है। कह तो रहा हूँ प्यार है, पर प्यार में पीएचडी तो इसी ने कर रखी है, हम सब तो अनपढ़ गवार हैं। यह कहकर अंगद और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ अंगद की माँ सुरैया की बातों से हैरान थी, वही अंगद सुरैया की बातों के कारण गुस्से से उबल रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि जाकर सुरैया से पूछे कि क्या देखकर उसने मेरे प्यार पर शक किया। माँ, बेटा, तो बेकार में ही गुस्सा कर रहा है उस पर। जब तो उसकी बातों को शांति से बैठकर सोचेगा तो तुझे उसकी हर एक बात सही लगेगी और समझ में भी आएगी। माँ, आप अभी भी उसकी ही तरफदारी कर रही है? हाँ, मुझे आज उसकी बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी सोच इतनी गहरी हो सकती है, जबकि उम्र भी उसकी इतनी नहीं है। बेटा, अब तो यही मेरी बहू बनेगी। माँ, आप यह सब क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तेरी और सुरैया की शादी किस हालत में हुई है यह सभी को पता है, पर तेरे और उसके प्यार के बारे में किसी को नहीं पता। तो दुनिया को लगेगा तुमने पहले भी तरस खाकर उससे शादी की थी और अब एहसान करके उसी शादी को निभा रहे हो। कहाँ है इन सब में प्यार? मतलब प्यार है, पर शादी की तरह यह भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना। माँ, आप सच कह रही थी। आप औरतों को समझना हमारे बस में कहाँ। प्लीज़ मम्मी, पहले मत बुझाइए, सीधे सीधे बताइए, ऐसे ही जान निकली जा रही है। माँ, सुन बेटा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करते जाना, फिर देखती हूँ कैसा मना करती है सुरैया। अगले दिन सुरैया के घर के बाहर एक छोटा सा पंडाल बनकर तैयार था। सुरैया हैरान जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वह देखती है सारे कस्बे के लोग वहाँ इकट्ठा है। इतने में अंगद वहाँ आकर कहता है, गाँव वालों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने सुरैया से शादी की थी, जिसमें कोई भी शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि सब कुछ जल्दी में हो गया था। मैं तो यहाँ आप लोगों की आज़ादी दिलाने आया था और मेरा वह काम हो गया, और अब मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। तो सोचा मेरी शादी में आप लोगों का आशीर्वाद तो मिला नहीं, और सुरैया अपने ससुराल बिना अपने मायके वालों के आशीर्वाद के कैसे जाएगी। बस इसीलिए आज मैं सुरैया के साथ फिर से शादी करूंगा, वह भी आप लोगों की मौजूदगी में। तो कहिए, मिलेगा ना हमें आशीर्वाद? सभी कस्बे वाले, आप तो हमारे मसीहा है। और अब जमाई जी, हम तो इस शादी में आशीर्वाद भी देंगे और नाचेंगे भी।
फिर अंगद सुरैया के पास जाकर कहता है, लो अब बाराती भी तैयार है और सराती भी। अब तो मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कर दिया ऐलान अपनी शादी का और अपने प्यार का भी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सुरैया, मेरे इतना घुमा फिरा कर कहने पर भी आप मेरी बात समझ गए। इतना दिमाग भी नहीं है आपके पास। जरूर यह काकी की बुद्धिमानी का नतीजा है। अंगद, फिर एक पुलिस अफसर की बुद्धिमानी पर सवाल। होंगे अफसर आप, पर औरतों के दिल को स्वयं भगवान नहीं पढ़ पाए जिन्होंने उन्हें बनाया। फिर आप तो ठहरे इंसान, ओह नहीं पुलिस अफसर। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। उनकी शादी फिर से सभी के सामने हो जाती है और अंगद अब सुरैया के साथ थोड़ा एकांत चाह रहा था, पर सुरैया भीड़ से निकल ही नहीं पा रही थी। अंगद गुस्से में वहाँ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है। सुरैया वहाँ जाकर सीधे अंगद के पैरों को स्पर्श कर बैठ जाती है। यह क्या कर रही हो सुरैया? मेरे देवता के पैर छू रही हूँ। आप नाराज मत होइए। आप नहीं जानते ते आपकी नाराजगी को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुमसे मैं नाराज नहीं हूँ। वह तो बस मैं तुम्हें अकेले में थोड़ा वक्त चाह रहा था और तुम मेरे पाँव कभी मत छूना, क्योंकि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। अरे वाह, बाराती भी आप खुद ही जुटाए और जो उनके बीच फंस जाऊं तो नाराज भी आप खुद ही हो जाए। ये अच्छा है। अंगद सुरैया के होठों पर अपने हाथ रख कहता है, बस करो अब इधर की उधर की बातें नहीं, प्यार की बातें करना है। मुझे बहुत तड़पाया है तुमने, मुझे और जलाया भी। उन सभी का बदला गिन गिन कर लेना है। सुरैया शर्मा जाती है और अंगद की बाहों में सिमट जाती है। एक लंबी दर्द की दास्तान आज मोहब्बत की आगोश में समाप्त हुई। दोनों तन और मन से एक दूसरे के प्रेम में सराबोर हुए और जहाँ एहसान नहीं, बस प्रेम भावना ही पर्याप्त हुई।